फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुष चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वन शॉट सीरीज में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स। तो चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर हमें कैसे बताता है कि 16-17 सेंचुरी के बीच में जो मुगल स्टेट और साथ ही साथ जो रूरल इकोनॉमी है, जिसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पीजेंट्स और जमींदार्स के साथ कैसे एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना रहा है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, जिसमें हमने सोर्सेस की भी बात करनी है कि भाई ये जो पूरी रूरल इकोनॉमी की सिचुएशन जो हमें इस चैप्टर के थ्रू बताई जा रही है, वो हमें पता कहां से चलती है। उसके बाद बात होगी पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे विलेज कम्युनिटी, यानी कि इस विलेज में रह रही जो सोशल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट द वुमेन इन द एग्रेरियन स्टेट्स। उसके बाद हमने बात करनी है फॉरेस्ट एंड ट्राइब की। फिर हम बात करेंगे जमींदार्स की। उसके बाद बात होगी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देन फ्लो ऑफ सिल्वर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो सोर्स जो हमें इस पूरे चैप्टर के बारे में बता रहा है, वो है आईन अकबरी। एंड लास्ट में वी विल डिस्कस द कंक्लूजन एंड द टाइमलाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो वो हमें बताता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी मुगल स्टेट में जो रूरल पॉपुलेशन थी वो इसका 85% कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, अब ये जो रूरल पॉपुलेशन है, इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहले हैं पीजेंट्स और दूसरे हैं लैंडेड एलिट्स, जिन्हें हम आगे जाकर जमींदार या मुकद्दम या मंडल्स के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं विच आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ उस प्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर ही अपना राइट क्लेम करते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक, तो यहां पर ये पूरा चैप्टर हमें बता रहा है कि भाई जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने वाला है उसमें पीजेंट का क्या पार्ट होगा, पीजेंट का क्या रोल होगा और जमींदार का क्या रोल होगा। अब क्योंकि ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि दिस क्रिएटेड रिलेशनशिप ऑफ कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स व्हिच लेड टू द मेडअप ऑफ द रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेगा रूरल सोसाइटी के बारे में, ये हमें देखना है। अब यहाँ पे आपको एक इमेज भी दी हुई है जो ये बताता है कि जो विलेज सीन है, एक रूरल सीन को डिपिक्ट कर रहा है, जो कि मुगल्स एरा के समय पर देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कोई लोग हैं ये इरिगेशन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर टिलिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर कोई इंसान घास काटने का काम कर रहा है। तो यहाँ पूरा चैप्टर बता रहा है कि भाई लोग हैं और वो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उनका क्या रोल है उसको वो यहाँ पर प्ले करते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि विलेज एक तरीके से एक इंसुलेटेड सोसाइटी हुई जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमींदार और पीजेंट्स ही रह रहे हैं। इस विलेज में कहीं ना कहीं रोल होता था किसका, स्टेट का। सो दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज द आउटसाइडर्स। क्यों? क्योंकि भाई ये रहते थे शहरों में और इन गांवों में आते थे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटसाइडर्स इनटू द रूरल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसका पहला आउटसाइडर कौन हुआ, मुगल स्टेट्स, हु डिराइव इट्स इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, देखो बेटा हो क्या रहा है, अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो मुगल स्टेट है या मुगल एरा जो है, उस समय पर अगर आप देखेंगे तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा वो क्या होगा, वो होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि भाई जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर है वो अभी इस समय पर डेवलप नहीं हुआ है। सीधी सी बात है कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट तो है ना, क्राफ्ट एक्टिविटीज तो हो रही हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज नहीं है, वो एक काफी प्रिमिटिव लेवल पर यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, तो ज्यादातर जो मैक्सिमम शेयर आता है वो किससे आएगा, वो शेयर आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर प्रोसेसेस से। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा शेयर लेकर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी जो मुगल एरा की जो इकोनॉमी है वो इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मुगल स्टेट चाहता था कि वो अपना मैक्सिमम कंट्रोल स्टैब्लिश करे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर, ताकि उससे जो भी प्रोडक्शन हो उससे वो मैक्सिमम रेवेन्यू को गेन कर सके। ठीक, तो यहां पर वही बताया जाएगा कि ये जो मुगल स्टेट है वो अपना एक पूरा सिस्टम डिराइव करेगा जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। ठीक, नाउ दे हैव द एजेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना, मतलब अब ऐसा नहीं है कि
भाई बादशाह खुद जा रहे हैं और लोगों से टैक्स कलेक्ट कर कर लेकर आ रहे हैं, नहीं, बादशाह ने एक पूरा सिस्टम डिराइव करके रखा हुआ है जिसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम कहेंगे, और उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट के पास कई सारे एजेंट्स हैं, जैसे कि रेवेन्यू असेसर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, रिकॉर्ड कीपर्स, हु कीप कंट्रोल ऑन द रूरल सोसाइटी टू इंश्योर दैट कल्टीवेशन इज डन, और उसके साथ उस कल्टीवेशन से जो रेगुलर शेयर है वो स्टेट तक पहुंचना चाहिए। तो ये पूरा काम जो है ये स्टेट के एजेंट्स जो हैं ये जाकर गांव-गांव जाकर इस चीजों को इंश्योर करते हैं, और इसमें उनकी हेल्प कौन करता है? इसमें उनकी हेल्प करते हैं जमींदार। ठीक है, अब होगा ये कि भाई गांव से, इन रूरल एरिया से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, सीधी सी बात है कि अब वो धीरे धीरे शहरों तक जा रहा है। सो दिस लेटर ऑन लेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द रूरल सोसाइटी। ठीक है, कि क्या होगा कि भाई गांव में अब जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो शहरों में जाएगा, और शहरों में जाकर वो फर्निश गुड्स बनेगा, और दिस लेड टू द कनेक्शन बिटवीन द रूरल एंड द एग्रीकल्चरल टाउन्स। ठीक है, कि रूरल एरियाज, एग्रीकल्चरल एरियाज और टाउन जो है वो आपस में एक साथ अब कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर हम देखें तो भाई ये जो पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं इसकी एक बेसिक यूनिट है, और वो क्या है? वो है विलेज। ठीक है, सो विलेज आर द बेसिक यूनिट ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटीज। अब यहाँ पर अगर हम विलेज के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर या मैक्सिमम पॉपुलेशन में कौन लोग रहते हैं? वो लोग रहते हैं जो खेती या खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। सो दीज विलेज वर इनहेबिटेड बाय द पीजेंट्स, जो अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जैसे कि टिलिंग द सॉइल, सोइंग द सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। ठीक है, अब ये सारे काम करते हैं, और इससे जनरली जो क्रॉप प्रोड्यूस करी जाती है वो जनरली फूड क्रॉप होती थी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि पहले पेट भरा जाएगा, बाद में उसे बेचा जाएगा, है ना। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एग्रो बेस्ड गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, लाइक द शुगर, ऑयल, सीरियल्स, ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर ज्यादातर प्रोड्यूस होंगी। ठीक, चलिए अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ऐसा नहीं है कि जब हम रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें विलेजेस को ही कंट्रीब्यूट करना है या विलेज को ही हमें लेना है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज थे जिन्हें भी रूरल सोसाइटी का पार्ट माना जाएगा, और वो क्या थे? वो थे द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द ड्राई लैंड और द हिली रीजन्स। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं रह रही है, स्कैर पॉपुलेशन रह रही है, लेकिन उसके बाद भी वहां से कुछ ना कुछ सोर्सेज जो हैं वो स्टेट तक जाते थे। और उसके बाद अगली चीज जहां पर स्टेट एक तरीके से आगे जाकर एक बहुत अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी वो होगा फॉरेस्ट एरियाज। क्यों? क्योंकि भाई इन फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, लाइक द एलिफेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये कहीं ना कहीं स्टेट तक पहुंचता है, और स्टेट इन फॉरेस्ट के थ्रू इस फॉरेस्ट में रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा। सो फॉरेस्ट एरियाज ऑल्सो कंटेन द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, है ना, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टेट है और उसमें ज्यादातर एरिया जो होते थे वो इन फॉरेस्ट एरियाज के पास होते थे। तो सीधी सी बात है कि स्टेट भी चाहेगा कि इस पूरी टेरिटरी के ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल स्टैब्लिश हो। अब इस कंट्रोल को स्टैब्लिश होने के लिए स्टेट ने क्या किया वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोर्सेज की। भाई सीधी सी और समझने वाली बात है कि इन रूरल एरियाज में रह रहे ये जो किसान हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा आती नहीं थी, तो वो खुद अपनी कहानी खुद तो लिख नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में पता हमें कैसे चला? कुछ ऐसे रिकॉर्ड से, कुछ ऐसी रिसोर्सेज से जो शायद किसी और ने लिखी होगी। अब ये सोर्सेज अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? सो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले आते हैं क्रॉनिकल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं बेटा? क्रॉनिकल्स मतलब कोई भी स्टेट होता है वो अपने स्टेट में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे लिखती जाती है और उसे कहा जाता है क्रॉनिकल्स। उसके बाद अगली चीज जो है वो क्या थी? दीज आर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। सो दिस बेसिकली शोज अस द रूरल सिनेरियो ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद अगली चीज क्या हुई? वो हुई द रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने हमें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल के रीजन में आई और वहां के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, वहां की जो चीजें थी वो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके थ्रू पता चली थी। ठीक, चलिए अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे पूरे चैप्टर का बेस बनने वाला है, वो है आईने अकबरी, मतलब कि मुगल क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो यहां पर उसी की बात करी गई है। सो अमंग द मुगल क्रॉनिकल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, यहां पर इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईने अकबरी को। यह किताब लिखी हुई है अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप आईने अकबरी की बात करेंगे तो भाई ये एक बड़ी सी किताब, एक बड़ी सी जो वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है उसका पार्ट होता है, विच इज
कॉल्ड एज द अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट हुए और उस तीसरा जो पार्ट था उसे हमने आईने अकबरी कहा। अब आईने अकबरी को भी अभी हम आगे देखेंगे कि इसका और बाइफरकेशन है और इसके कई सारी सब बुक्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमने देखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये किताब जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किताब हमें बताती क्या है। तो अगर हम बात करें आईने अकबरी के फीचर्स के बारे में, तो दिस रिकॉर्ड्स द अरेंजमेंट मेड बाय द स्टेट। तो सबसे पहले टू इंश्योर द कल्टीवेशन, टू enable the connection of the revenue by the state agency and to regulate the relationship between the state and the rural magnates called as the जमींदार। रूरल मैग्नेट समझ रहे हो कि भाई वो लोग जिनका जमीन मत के पूरा गांव जो है वो उनके कंट्रोल में है, पूरी जमीन जो है वो जिनके कंट्रोल में है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है जमींदार। तो अगर आपका बीइंग अ स्टेट, अगर आपके उस गांव के जमींदार के साथ अच्छे रिलेशन है, मतलब कि उस पूरे गांव के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी आईने अकबरी किताब जो है वो हमें उस पूरे 15, 16, 17 सेंचुरी के समय पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हो रही हैं उन सभी के बारे में ये हमें बताने वाली है। चलिए अब इसके बाद और क्या देखना है हमें, तो व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ द आइन, आइन को लिखा क्यों गया। तो आइन के अगर बारे में बात करी जाए तो दिस रिप्रेजेंट द विजन्स ऑफ द अकबर, है ना। अकबर बताना चाहते हैं कि उनका एम्पायर जो है उसमें हार्मनी है, जहां पे सभी लोग जो हैं वो बढ़िया से खुश खुश मजे में रह रहे हैं, ठीक है। सो टू प्रेजेंट अ विजन ऑफ द अकबर्स एम्पायर वेयर अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास प्रोवाइडेड द सोशल हार्मनी, ठीक है। तो बताया क्या जा रहा है इस किताब के थ्रू, स्टेट जो है, देखो समझो पीछे की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि भाई राजा ने एक दिन बुलाया किसे, अबुल फजल को, कि बेटा इधर आओ। अब अबुल फजल जी आए, उन्होंने बोला बताइए बादशाह साहब क्या करना है। उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उठानी है एक किताब और उस किताब में तुम्हें अकबर के बारे में सब बढ़िया लिखना है, ठीक है। तो उस किताब को लिखना तुम शुरू करो और यहाँ पे ये लिखना तुम लोग शुरू कर दो कि भाई यहाँ पे हर एक फार्मर जो है वो बहुत खुश है, उसके हमसे बहुत कम से कम उससे रेवेन्यू लेते हैं और बढ़िया जिंदगी उसकी कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो किताब जब हम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि इस किताब के थ्रू हमें ये देखना है कि ये किताब हमें पीजेंट्स का एक टॉप व्यू प्रेजेंट कर रही है, जहां पे स्टेट हमेशा ये बताने की कोशिश करेगा कि भाई हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत खुश हैं, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। सो एनी रिवोल्ट और असर्शन ऑफ द ऑटोनोमस पावर अगेंस्ट द मुगल स्टेट प्रीडेस्टाइन्ड टू फेल एंड प्रोवाइड्स द टॉप व्यू ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई राजा के नजरों में गांव के लोग जैसे हैं राजा उसी को बताएंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी हमको आईने अकबरी के थ्रू पता चलने वाली है। अब ये तो बात हो गई आईने अकबरी की। तो सीधी सी बात है कि जब ये इस तरीके से हमें एक आप बोल सकते हो एक प्रेजुडाइज व्यू हमें दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पर किन्हीं और रिसोर्सेज की भी बात करनी होगी। सो दीज आर दी अदर 2 रिसोर्सेज जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा क्या, द रेवेन्यू रिकॉर्ड फ्रॉम द गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जो 17th-18th सेंचुरी के समय पर, उस समय पर पीजेंट, जमींदार और स्टेट्स के क्या रिलेशन होते थे उसके बारे में बताएगा। और उसके बाद होगा द एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमें एग्रेरियन रिलेशन बताएगा ईस्टर्न इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये किताबें, ये रिपोर्ट्स हमें बताने वाली हैं टू शो अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट्स, और उसके साथ साथ दे आल्सो प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द पीजेंट्स परसेप्शन एंड देयर एक्सपेक्टेंट फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि स्टेट से पीजेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन किस हद तक फुलफिल हो रही हैं, ये पूरी कहानी हमें इन 2 अलग अलग अदर रिकॉर्ड से भी पता चलेगी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात होती है पीजेंट्स की, ठीक है। तो देखिए ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तो हैं, तो अब हमें ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि भाई पीजेंट को उस समय पर क्या पीजेंट ही बोलते थे या कुछ और बोलते थे। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीजेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करी जा रही हैं। जैसे कि अगर हम इंडो पर्शियन टर्म्स की बात करें तो उसमें पीजेंट को कहा जाता है रैयत या फिर मुआजरिन, और अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें पीजेंट्स को किसान या असामी भी कहा जाता है। अब ये पीजेंट्स 2 तरीके के होते थे, पहले होते थे खुद कास्ट और दूसरे होते थे पाही कास्ट। खुद मतलब क्या, खुद मतलब माई सेल्फ, मेरा खुद का, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो पीजेंट्स जो उस ही गांव में रहते थे और अपनी खुद की जमीनों की टिलिंग करते थे, अपनी खुद की जमीनों की कल्टीवेशन करते थे, उन्हें कहा जाता था खुद कास्ट। अब वो जमीन जो किसानों की खुद की नहीं है और उसके लिए उन्हें दूसरों के खेतों में जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, मतलब किसी और की चीज है ना, पराई, तो पराई हुई तो क्या
क्या हुई, पाही हुई। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, पाही कास्ट क्या हो गए, पाही कास्ट वो लोग हो गए जो किसी भी एक विलेज के परमानेंट रेसिडेंट नहीं होते थे। वो उस विलेज में काम करने के लिए आते थे, दूसरों की जमीनों पर काम करते थे और जैसे ही काम खत्म होता था वहां से चले जाते थे। सो दीज आर दी नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स कल्टिवेटेड द लैंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी पीजेंट भाई पाही कास्ट बनना ही क्यों चाहेगा। तो पाही कास्ट बनने के दो रीजन होते हैं। पहला तो क्या कि भाई या तो कुछ पीजेंट जो हैं जिनके पास जमीनें नहीं है तो वो आउट ऑफ चॉइस जो है वो खुद पाही कास्ट बनते हैं कि कौन अपनी खेती करेगा, एक ही विलेज में रहना है, भैया मैं तो वेंडरलेस सोल हूं तो यहाँ वहां घूमूंगा। ठीक, तो या तो कुछ लोग तो आउट ऑफ चॉइस बनेंगे या फिर कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, दैट इज आउट ऑफ कंपल्शन। अब रीजन जनरली ये होता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर सरकार अकॉर्डिंग टू द टाइम जो होता है वो फेवरेबल टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू रेट्स डिसाइड कर देता है और जिसके कारण फार्मर्स को, पीजेंट्स को ये काफी ज्यादा फीजिबल लगता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। उसके बाद कभी कभी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि भाई फेमाइन आ गई, ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ गई, जिनको फेस करने के कारण भी फार्मर्स को एक विलेज से दूसरी विलेज में भी मूव करना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको एक एक्सर्प्ट दिया हुआ है जो ये बताता है कि बाबर ने कैसे इंडिया में ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पर तो जो विलेज है वो रातों रात खाली हो रहे हैं। चलिए, तो पीजेंट ऑन दी मूव। ठीक, सो दिस बेसिकली एक्सर्प्ट शोज अबाउट द एग्रेरियन सोसाइटी जो बाबर ने नोटिस किया। अब हु इज बाबर? सो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, ठीक है, जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, जिसे हम तुझो के बाबरी भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे विलेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाया करते थे। तो यहाँ पर बाबर बता रहे हैं दैट इन हिंदुस्तानी हैमलेट्स और विलेजेस कभी कभी टाउन इंडीड्स, यहाँ पे जो लोग होते हैं दे डीपॉपुलेटेड देम विद इन अ स्पैन ऑफ 2 और 3 डेज, है ना, कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन में भी जो लोग होते थे वो वहां पे उन जमीनों को खाली कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि और जब वो खाली करके जाएंगे तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर पहले कोई शहर बसा हुआ था। ठीक, इफ द पीपल ऑन अ लार्ज टाउन वन हैबिटेड फॉर इवन अ ईयर फ्ली फ्रॉम इट दैट do it in a such a way that not a sign of a trace them remains in a day and a half। मतलब कि 1.5 दिन में पूरे विलेज को इस तरीके से उन्होंने डिपॉपुलेटेड कर दिया करते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि सालों पहले यहाँ पर कोई शहर एग्जिस्ट करता था। ऑन दी अदर हैंड इफ दे फिक्स देयर आइज ऑन अ प्लेस टू सेटल दे डिड नॉट डिग वाटर कोर्सेज। ठीक है, अब जब पहली सी बात, सीधी सी बात है कि भाई जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो अगली जगह कहीं तो जाकर सेटल होंगे। अब जहां पर जाकर सेटल होंगे तो वहां पर उन्हें सेटल होने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी को फेस नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई रिवर और जो वाटर सोर्सेस थे वो यहाँ पर अबेंडेंटली अवेलेबल थे, इसलिए जहां भी जाते थे वहां पर आसानी से कुछ समय में वो खेतीबाड़ी अपनी शुरू कर सकते थे। ठीक है, इसी कारण जो पीजेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव भी कर लिया करते थे। ठीक, चलिए अब यहां पर आगे बताया हुआ है पोजेशन ऑफ द पीजेंट। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि भाई अगर हम इंडियन लैंड की बात करें सो जो फर्टिलिटी है लैंड की वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होती है। ठीक है, कि जहां पर नॉर्दर्न प्लेन है, जहां पर वेल इरिगेटेड लैंड है, वहां पर जो लैंड का कल्टीवेशन होगा और जो फर्टिलिटी होगी वो वेरी करेगी एज कंपेयर टू द ड्राई लैंड्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई जहां पर फर्टिलिटी ज्यादा होगी वहां पर पोजेशन ज्यादा होगा और जहां पर फर्टिलिटी कम होगी वहां पर पोजेशन कम होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, सो देयर द किसान होल्ड्स मोर देन अ पेयर ऑफ अ बुलक एंड 2 प्लो और इवन लेस। ठीक है, तो यहां पर जनरली जो किसान होते हैं उनके पास एक बैलों की जोड़ी होती है, एक हल होता है और 2 यहाँ पे और या कभी कभी तो ऐसा होता है कि उससे भी कम भी चीजें यहाँ पर पीजेंट्स के पास हुआ करती थी। अब यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर तो भाई सिचुएशन और थोड़ी खराब होगी। ठीक है, सो अबाउट 6 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पर एक पीजेंट को एफ्लुएंट बना रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बंगाल की बात करें जहां पर फर्टिलिटी काफी अच्छी है तो यहाँ के बारे में ये बता रहे हैं कि 5 एकड़ तो भाई एवरेज है किसी भी पीजेंट के पास और 10 एकड़ जमीन जो है वो उसे रिच आसामी या अच्छा आसामी क्या हुआ, किसान या फिर पीजेंट। ठीक है,
10 एकड़ जो लैंड होता है वो यहाँ पर पीजेंट को क्या बनाता है, रिच बनाता है। ठीक, उसके साथ साथ और क्या बताया, दैट द कल्टीवेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, कि कल्टीवेशन होगा और किसके ऊपर होगा, कि सबके पास अपनी खुद की जमीनें हैं और हर इंसान जो है वो अपने परिवार के साथ उस जगह पर खेतीबाड़ी किया कर रहा है। पीजेंट लैंड वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड्स और द अदर प्रॉपर्टी ओनर्स। ठीक है, और जमीन भी उस समय पर, जो समय पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज करी जा रही है, वो भी बाकी प्रॉपर्टी की तरह सेम वे में खरीदी और बेची जाती थी। चलिए, अब इसके बाद उन्होंने हमें बताया है इरिगेशन के बारे में। सीधी सी बात है कि भाई जब भी किसी देश की इकोनॉमी, किसी जगह की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेगी तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिंचाई या फिर इरिगेशन। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि मुगल स्टेट में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर इरिगेशन और टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है। ठीक, तो यहां पर बताया गया है दैट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांस्टेंट एक्सपांशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसमें 3 फैक्टर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि भाई लैंड अच्छा खासा होना चाहिए, दैट मींस दे हैव द अबंडेंस ऑफ लैंड। दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि भाई लेबर बहुत ज्यादा है, हर परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं और कभी कभी तो 8-8, 9-9 भी हैं। तो इस तरीके से मदर इंडिया के साथ मिलकर दोनों भाई जो है अपनी खेतों में, अपनी जमीनों पर काम किया करते हैं। ठीक है, उसके साथ पीजेंट्स तैयार भी हैं, मोबिलिटी भी है उनमें कि भाई अगर आज हमारे गाँव की जमीन पर अच्छी खेती नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलो उठाओ बैल और हल और दूसरे गांव में चलते हैं, वहां जाकर खेतीबाड़ी करेंगे। ठीक है, तो इस जो मोबिलिटी थी वो भी यहां पर फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। ठीक, अब चीजें क्या बताई जा रही हैं कि भाई जनरली अगर आप पर्पस की बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो लोग जो हैं वो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। दैट मींस द पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर इज टू फीड द पीपल, और क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट और मिलेट्स जो हैं वो ज्यादातर प्रोड्यूस करी जाती थी। अब सीधी सी बात है कि भाई कोई क्रॉप, उसका प्रोडक्शन जो है वो उसके इरिगेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि भाई वो जगह जहां पर बारिश अच्छी होगी वहां पर राइस प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर बारिश थोड़ी कम अच्छी होगी वहां पर व्हीट, और जहां पर बिल्कुल ही कम वहां पर मिलेट। ठीक, तो यहां पर भी वही चीज बताई जा रही है दैट द एरिया दैट रिसीव 40 इंचेस और मोर रेनफॉल आर द राइस प्रोड्यूसिंग जोन्स फॉलोड बाय द व्हीट्स एंड द मिलेट्स। ठीक, चलिए अब आगे देखें, यहां पर बताया हुआ है इरिगेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इंडियन इरिगेशन या इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात करें तो आज भी जो मेन सोर्स है इरिगेशन का वो होता है मॉनसून। आज भी फार्मर अपनी अच्छी फसल के लिए सबसे ज्यादा बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी बारिश के अलावा भी कई सारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन मुगल स्टेट में देखे गए थे। सो अदर देन द मॉनसून दे हैड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसमें स्टेट जो थी वो ज्यादातर उन्हें सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर आल्सो देयर। ठीक है, अब एग्जांपल की अगर हम इसकी बात करें तो भाई द स्टेट अंडरटुक द डिगिंग ऑफ अ न्यू कैनाल्स। जो राजा थे, जो बादशाह थे, उन्होंने कई सारी नहर और नाले बनवाए हुए थे। साथ ही साथ दे आल्सो रिपेयर्ड द ओल्ड वंस लाइक द शाह नहर इन द पंजाब ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शाहजहां। ठीक है, कि भाई नए तो बनवा ही रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि भाई कोई एरिया सूखा है और वहां पर नदी नहीं है, नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कोई बात नहीं, नहर बनवा दो, नहर बनवाओ और वहां पर क्या करो, खेतीबाड़ी करवाना शुरू कर दो। ठीक है, अब अगर नहर पुराने समय पर थी पर हो सकता है कि खराब हो गई, कोई बात नहीं, उसको रिपेयर करवा देंगे, लेकिन खेती तो करवाएंगे क्योंकि भाई जितनी खेती उतना पैसा, ये वाला काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर उन्होंने हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में हमें बता रहे हैं। तो मुगल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो है पर्शियन व्हील। चलिए समझते हैं इसे क्या है ये। ठीक है, तो पर्शियन व्हील की जो टेक्नोलॉजी है वो जनरली देखी गई लाहौर और दीपालपुर वाले रीजन्स में। ठीक है, विच इज बोथ आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि भाई एक बड़ा सा व्हील है, ठीक है, एक कुआं होगा और उस कुएं के सामने इस तरीके से एक बड़ा सा व्हील लगा देंगे। अब वो व्हील जैसे जैसे घूमेगा वो बाल्टियों से पानी लेगा और उस पानियों को नालियां बनाकर, छोटी छोटी ट्रेंचेस बनाकर उसे खेतों की तरफ पहुंचाया जाएगा और इससे इरिगेशन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। दूसरा मेथड ऑफ इरिगेशन क्या हुआ, ये जो देखा गया आगरा, चंदावर और बयाना वाले रीजन्स में, जो कि प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। वहां पर जो एक वेल होता था, जो कुआं होता था, उस पर एक पुली, एक रस्सी डाली जाती थी और उससे एक बैल को बांधकर, मतलब कि रस्सी बैल के गले में बांधकर बैल को घुमाया जाता था और पानी को बाहर निकाला जाता था। और दूसरा आदमी जो होता था वो उस पानी को, उस बकेट को खाली करके पानी को उन ट्रेंचेस से, उन छोटी छोटी जो नदियां थी या जो नालियां बनाई हुई थी उन्होंने, उससे वो क्या करते थे, पानी को खेतों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जो इरिगेशन के लिए फील्ड्स में जनरली यूज करे जा रहे थे।
ठीक, चलिए अब ये तो बात हुई इरिगेशन की। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि भाई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जनरली जो एग्रीकल्चर था वो लेबर इंटेंसिव हुआ करता था, ठीक है, या फिर अगर वो किसी और एनर्जी को यूज भी करता है सो दैट वाज बेसिकली द कैटल एनर्जी, मतलब कि भाई इंसान काम करेगा, उसके साथ उसके जो गाय बैल और जो थोड़े मोड़े दूसरे जो जानवर हैं उनके साथ वो मिलकर अपनी खेतियां करता था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या बताया गया कि भाई ज्यादातर जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो वुडन प्लो को यूज किया, लेकिन बाद में हमने देखा था ना कि आयरन आ चुका था, तो अब जब आयरन आया तो उसकी जो टिप थी वो आयरन की बनी होने लगी थी, ठीक है। सो द वुडन प्लो विद एन आयरन कॉल्टर, उसके बाद इट डिड नॉट क्रिएट डीप फरोज, प्रिजर्विंग द मॉइस्चर बेटर ड्यूरिंग द इंटेंस हॉट मंथ्स, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि उसको यूज करने का रीजन भी है क्या, क्योंकि भाई जमीन जो है वो एरिड है, सूखी है, हो सकता है कि अगले साल इतना अच्छा पानी ना गिरे, तो इसके कारण जो डिगिंग होती थी वो भी काफी नैरो होती थी, वो भी काफी शैलो होती थी, और उसके कारण जो है वो प्रोडक्टिविटी, जो मॉइस्चर जो है वो सॉइल में बना रहता था। उसके बाद अगली टेक्नोलॉजी की बात करी गई, सो दैट इज द ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जाइंट ऑक्सन, इस तरीके से, और यहाँ पे जो फार्मर होगा वो इस तरीके से सीड को ब्रॉडकास्ट करता है, फेंकता जाता है, और उससे क्या हो जाती है, उससे सोइंग ऑफ द सीड जो है वो यहाँ पर करी जाती थी। उसके बाद अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें, होइंग की बात करें, ठीक है, सो होइंग एंड द वीडिंग वाज डन बाय द हार्वेस्टिंग, जहाँ पर जो किसान होते थे, जो महिलाएं होती थी जनरली, वो खुद जाकर जो हसिया होता है उससे जाकर क्या करते थे, सिकल से उस हार्वेस्ट को कलेक्ट करते थे, या फिर वीडिंग भी जो प्रोसेस होती थी वो भी कुछ इसी तरीके से करी जाती थी। सो यूजिंग अ नैरो आयरन ब्लेड विद अ स्मॉल वुडन हैंडल, और इससे वो होइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग जैसी सारी प्रोसेस जो थी उनको वो कंप्लीट किया करते थे। चलिए आगे देखें। चलिए अब बात हो रही है अबेंडेंस ऑफ क्रॉप की, ठीक है। तो भाई जैसे हमने देखा कि भाई इंडिया में क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर की, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर ढेर सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक। अब जैसे कि इंडिया में अभी भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सीजन जो है वो दो हैं। पहला क्या है भाई, पहला है ऑटम सीजन जिसे हम खरीफ बोलते हैं, और दूसरा है स्प्रिंग का सीजन जिसे हम रबी बोल रहे हैं। अब आईने अकबरी हमें यह बताती है कि उस समय मुगल प्रोविंसेस में ढेर सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है जो यहाँ पर देखी गई, ठीक। तो अगर हम बात करें अकेले आगरा की तो वहां पर ही 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखी गई। वहीं पर अगर बात करी जाए दिल्ली की तो दो एग्रीकल्चर सीजन में टोटल 43 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो थी वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। और वैसे ही अगर हम बात करें बंगाल की तो सिर्फ राइस की ही यहाँ पर 50 वैरायटी जो है वो देखी जा रही है। अब ये सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हमें इंप्लाई कर रही हैं दैट मोस्ट एरिड एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स वर आल्सो प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 क्रॉप्स पर ईयर, ठीक है। मतलब कि ये बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो हर जगह पर जो एग्रीकल्चरल सीजन है वो 2 फसला है, मतलब कि हर साल 2 क्रॉप्स तो किसी ना किसी हर फार्मर को मिल ही जाया करती है। और उसके बाद क्या बताया कि भाई अगर इरिगेशन और रेनफॉल बहुत अच्छे तरीके से हो तो वो फार्मर एक साल में 3 क्रॉप भी निकाल लिया करता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई रबी, खरीफ और जैद। तो यहाँ पर बताया कि जनरली अगर आप एरिड रीजन्स की बात करेंगे तो वहां पर 2 फसला, और अगर इरिगेशन और रेनफॉल अच्छा हुआ तो जनरली फार्मर एक साल में 3 क्रॉप भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब उसके बाद बात हुई कि भाई जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना अच्छा हो रहा है तो यहां पर उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात कर डाली साथ में, ठीक है। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो जनरली अगर हम देखें तो भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो इस तरीके से वेरीड और फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण जनरली ये देखा जाता है कि जो डेमोग्राफिक ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। बट डिस्पाइट सच पीरियोडिक डिसरप्शन कॉज्ड बाय द फेमिन, एपिडेमिक्स, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही करती चली जा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई 1600 से लेकर 1800 तक का जो समय है उसके बीच में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 33% जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जनरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में पॉपुलेशन क्योंकि काफी ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है, वेरीड है, तो डिक्रीज होती है। बट इंडिया में ये केस नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ही हो रही है, ठीक। चलिए अब उसके बाद और बातें हो रही हैं, तो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया में सिर्फ फूड क्रॉप को ही कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ कैश क्रॉप भी यहाँ पर कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इन्हीं कैश क्रॉप्स को कहा जाता है जिनसे कामिल, जिसका मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स। सो मुगल स्टेट एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स, क्यों, ताकि भाई अगर
कैश क्रॉप्स का प्रोड्यूस होगा तो उन्हें बेचा जाएगा, और जब उन्हें बेचा जाएगा तो और ज्यादा रेवेन्यू जो है वो स्टेट को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मुगल स्टेट में प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स की, तो यहाँ पर कॉटन जो है वो जनरली सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटो के रीजन में कल्टीवेट किया जाता था, शुगर केन बंगाल के रीजन में, और कई सारे वेराइटी ऑफ ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड और लेंटल्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट द इंटरवीन नेचर ऑफ द सब्सिस्टेंस एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन, की भाई फार्मर्स जो हैं वो ना सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ कमर्शलाइजेशन के लिए, मोर इनकम के लिए कैश क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करते थे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ इंडिया में उस समय पर सिर्फ इंडिजीनियस क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद जब 17th सेंचुरी में इंडिया का रिलेशन यूरोपियंस के साथ बना, पोर्चुगीज के साथ बना, तो वहाँ से भी न्यू वर्ल्ड से भी नई नई क्रॉप जो हैं वो इंडिया में एंटर होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक, सो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी जब पोर्चुगीज इंडिया में आए, सो सेवरल न्यू क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रीच द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिनमें से सबसे पहली थी भाई मक्का, मेज। ठीक है, सो दिस केम टू इंडिया via the Africa and Spain and become a major crop of the Western India। अभी हम देखते हैं ना कि भाई अगर हम बात करें हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन की, मालवा वाले रीजन की, तो वहां पर मक्का जो है, मेज जो है, वो एक सबसे एक डोमिनेंट क्रॉप है, और उसी ही के कारण तो भाई ये मक्का हमें क्या दिखता है, पिज्जा के ऊपर हम स्वीट कॉर्न खा रहे हैं ना, कौन चीज पिज्जा खा रहे हैं, तो ये सभी चीजें कहां से आई, ये सभी चीजें अमेरिका से आई हुई थी वाया अफ्रीका एंड स्पेन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में और भी कई सारी वेजिटेबल्स जो हैं जो हमारी इंडिजीनियस नहीं है, जो कहीं बाहर से आई हुई हैं, जैसे कि बात हो रही है टोमेटो की, पोटैटो की, चिली। ठीक है, उसके साथ फ्रूट्स की बात करें तो पाइनएप्पल और पपाया, ये सभी वो कमोडिटीज हैं, ये सभी वो गुड्स हैं जो कहाँ से आए हुए हैं, सभी वो क्रॉप्स कहाँ से आए हुए हैं, न्यू वर्ल्ड से इंडिया में इन्होंने एंटर किया था। ठीक है, और अब ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट बन चुका है। अभी कभी इमेजिन कर सकते हो कि मम्मी बिना आलू की सब्जी बना दें, ठीक है, हो ही नहीं सकता भाई, आलू बिना तो जीवन ही नहीं है हमारा। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात होती है कि कैसे ये यूरोप से आई हुई चीजें, किसी दूसरे देश से आई हुई चीजें हमारे देश में एक मुसीबत बन चुकी थी। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनियस वाले चैप्टर में कि भाई जब यूरोपियंस पहुंचे अमेरिका तो उन्होंने उन्हें अल्कोहल दिया और बदले में नेटिव अमेरिकन ने यूरोपियंस को दिया टबैको। अब यही टबैको लेकर ये यूरोपियन पहुंच चुके हैं इंडिया। अब इंडिया में आकर इस टबैको का इतना वाइड यूज हुआ कि एट द लास्ट एम्परर जहांगीर को इसे बैन करना पड़ा हमारी कंट्री में। ठीक, सो this plant which arrived in first in the Deccan spread to the northern India in the early years of the 17th century, है ना, but Ain does not mention the list of the crops in the northern India। Ain ने कभी भी इसे ऐसा crop mention नहीं किया। ठीक, then Akbar and his noble came across the tobacco for the first time in the 1604 and this time smoking of tobacco generally in the huqqas and chillums seems to have a caught on a big way। अब जब बाद में जहांगीर आए तो जहांगीर को ये लग रहा है कि भाई इसका कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब फाइनली इसे क्या करना पड़ा, उन्हें बैन करना पड़ा आगे जाकर इंडिया में। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बात हो रही है विलेज कम्युनिटी की। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो पूरी पिक्चर है उसमें हम रूरल एरिया की बात करेंगे, स्पेशली विलेज कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर बात करी जाए तो भाई विलेज कम्युनिटी के 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले होते हैं कल्टीवेटर्स, मतलब वो किसान जो यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद होता है कौन? उसके बाद होती है काउंसलिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं पंचायत, और लास्ट में उस विलेज का, उस पंचायत का हेड जिसे हम कहेंगे मुकद्दम या फिर विलेज हेडमैन। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई एक पीजेंट जो होता है ना, वो एक साथ 2 पैरामीटर्स पे, 2 पर्सपेक्टिव पर स्टैंड कर रहा है कि एक तो भाई उसकी प्राइवेट लाइफ है जहां पर वो क्या करेगा, अपनी खुद की खेतीबाड़ी देखेगा, अपना खुद की जमीन पर कल्टीवेशन करेगा, और दूसरे ही हाथ पर वो उसकी एक पब्लिक लाइफ है जहां पर वो विलेज की कम्युनिटी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेन डायग्राम से उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई फार्मर जो है वो एक साथ 2 रोल्स को प्ले करेगा। पहला कि उसकी पर्सनल ओनरशिप ऑफ लैंड, और दूसरी एज अ पार्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं कास्ट एंड द रूरल वैल्यूज की, मतलब कि जो विलेज कम्युनिटी है उसमें कास्ट का क्या रोल था। तो भाई सीधी सी बात है कि आज भी हम देखते हैं कि जनरली गांव जो होते हैं वहां पर कास्ट डिस्टिंक्शंस जो हैं वो काफी ज्यादा रिजिडली फॉलो करी जाती हैं, और इसीलिए उस समय पर भी जो विलेज होते थे उसमें जो डीप इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन विच समहाउ क्रिएटेड अ हेट्रोजीनियस ग्रुप इन द विलेजेस। ठीक है, मतलब कि समाज जो है वो एक जैसे स्टेटस पे नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग जिनकी जाति ऊंचा है, जिनका काम ऊंचा है, वो यहाँ पर एक प्रिविलेज स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और वो लोग जो पॉवर्टी स्ट्रिगन है, जो लोअर कास्ट के हैं, जो जिनका स्टेटस कम है, वो यहाँ पर नीचे के तबके को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि भाई डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ लैंड, ऐसा नहीं है कि भाई गांव के पास जमीनें नहीं है या रिसोर्सेज की कमी है, अतः रिसोर्सेज हैं, ढेर सारा कल्टीवेटेड लैंड है, बट उसके बाद भी कुछ कास्ट जो हैं उन्हें मीनियल टास्क असाइन किया गया। ठीक है, मतलब बताने की ये कोशिश करी जा रही है कि भाई ऐसा नहीं है कि गांव के सभी लोग खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के पास जमीन नहीं, गांव के पास ढेर सारी जमीनें हैं, लोग चाहें तो एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाकर वहां पर खेती कर सकते हैं, बट उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो उन्हें खेतीबाड़ी के काम से, एग्रीकल्चर के काम से अलग रखा गया और उन्हें मीनियल टास्क में कहीं ना कहीं इंगेज किया गया, और उस मीनियल टास्क को करने की वजह से ही ये लोग जो हैं वे पॉवर्टी में धीरे धीरे घिरते चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि भाई समाज में क्योंकि कुछ लोग को मीनियल टास्क असाइन किया जाएगा, इसके कारण उनका इकोनॉमिक स्टेटस गिरता जाएगा, और इसी के कारण उनका जो सोशल स्टेटस होगा वो भी नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक, चलिए, और यहाँ पर बता रहे हैं कि एज देयर वॉज नो सेंसेस, है ना, कोई सेंसेस नहीं होता था, किसी तरीके का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, सो दीज ग्रुप कॉम्प्रोमाइज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेजेस पॉपुलेशन विद द लीस्ट रिसोर्सेज एंड द लोएस्ट पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की। ठीक है, कि भाई क्योंकि इन्हें मीनियल स्टेटस प्रोवाइड हो रहा है तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी के होने के बावजूद भी इनका इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस और इनकी कास्ट हर चीज जो है वो लोएस्ट आ रही है, जैसे कि प्रेजेंट डे पर देखा जाता है दलित्स के साथ। ठीक, चलिए, अब उसके बाद ये जो हिंदू सिस्टम का ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन का ये जो सिनेरियो है ये धीरे धीरे अफेक्ट करने लगा मुस्लिम कम्युनिटीज के तरफ भी। तो मुस्लिम कम्युनिटीज ने भी धीरे धीरे अपने आप को कास्ट डिस्टिंक्शन के बेसिस पे अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, सो इन मुस्लिम कम्युनिटीज आल्सो मीनियल टास्क वर असाइन्ड लाइक द हलाल खोरन्स हु वर द स्कैवेंजर्स। ठीक है, वो लोग जो स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, उन्हें नाम दिया गया हलाल खोरन्स, और क्योंकि वो इस तरीके से आप एक बोल सकते हैं कि मीनियल टास्क कर रहे हैं, इस वजह से उनके जो घर होते थे वो विलेज की बाउंड्री पर हुआ करते थे, मतलब कि समाज से उन्हें एक तरीके से अलग कर दिया गया। उसके बाद अगले हुए मल्हाजादास हु वर कंसिडर्ड एज द सन ऑफ बोटमैन वर ट्रीटेड एज द स्लेव। ठीक है, कि भाई वो लोग जो पहले क्या थे, जो गांव में या एक तरीके से आप बोल लीजिए नाव चलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अब स्लेव के तरीके से कंसिडर करा जा रहा है, उनके साथ इस तरीके से इनजस्टिस का व्यवहार किया जा रहा है। ठीक, चलिए, अब उसके बाद बात होती है आगे। सो देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द कास्ट पॉवर्टी एंड द सोशल स्टेटस एट द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि भाई सीधी सी बात है कि जिसकी कास्ट लोअर होगी उसका समाज में जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लोअर होगा, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी को स्ट्रिकन करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है भाई उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसका सोशल स्टेटस भी कम होगा। तो अब यहां पर बात हो रही है कि इंसान अगर अपना काम करने का तरीका बदल ले, मतलब कि क्या करे, मतलब कि इंसान जो है वो अपना इकोनॉमिक रिसोर्स को अगर वो बढ़ा ले, ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे उसका सोशल स्टेटस भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इसी के एग्जाम्पल जो हैं वो हमें यहाँ पर बताए हुए हैं कि अब समाज के कई सारे जो लोग हैं उन्होंने खेतीबाड़ी में अपने आप को इंक्लूड करना शुरू किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अपने आप को ज्वाइन करना शुरू किया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे उन्होंने अपना जो कास्ट स्टेटस है वो भी चेंज किया। सो इन द 17th century मारवाड्स राजपूत्स आर मेंशन्ड एज द पीजेंट्स शेयरिंग द सेम स्पेस विद द जाट, अ लोअर स्टेटस इन द कास्ट हायरार्कीज। ठीक है, कि भाई राजपूत जो थे उन्होंने अपने आप को पीजेंट्स बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद बात हुई गौरवास की, हु कल्टीवेटेड द लैंड अराउंड द वृंदावन एंड सॉट द राजपूत स्टेटस। ठीक है, तो हर इंसान जो है अब अपने अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आए द कास्ट लाइक द अहीर, गुज्जर्स एंड मालीस रोज इन द हायरार्की प्रॉफिटेबली। कैसे कि भाई क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, मतलब कि कैटल रेयरिंग और ऑर्ट्रीकल्चर का, उसमें जब उन्हें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का फायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी कास्ट को भी हायरार्की, कास्ट हायरार्की में धीरे धीरे रेज करना शुरू कर दिया।
उसके बाद ऐसे ही अगर हम ईस्टर्न रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट पास्टोरलिस्ट एंड द फिशिंग कास्ट लाइक द सदगोप्स एंड कैवरट्स, इन्होंने भी अपने ऑक्यूपेशन को चेंज किया और अब इन्होंने पीजेंट का काम करना, मतलब खेतीबाड़ी से जुड़ना ये लोग जो हैं अब शुरू कर चुके हैं। और इसके थ्रू कई सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को कास्ट हायरार्की में धीरे धीरे राइज करना शुरू कर चुका था। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे बात होती है विलेज पंचायत की। अभी तक हमने पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं विलेज पंचायत की। सो विलेज पंचायत एक तरीके से एक काउंसिल बॉडी होती है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिकली एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स, ठीक है। गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो जो है वो अपनी एक असेंबली, एक काउंसिल बनाया करती है और वही असेंबली जो होती है वो गांव के मेजर टॉपिक्स के ऊपर डिसीजन लिया करती है, ठीक है। सो यूजुअली गांव के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, द इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेजेस विद द हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी, मतलब कि एक चीज तो जरूरी है कि भाई अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपको सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा, खुद कास्ट होना पड़ेगा, आपके पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए, तब आप जो है वो पंचायत के मेंबर बन सकते हैं। और पंचायत के मेंबर बनने के कारण ये देखा गया कि अब गांव में जनरली जब कास्ट जो गांव होते थे वो मिक्स्ड कास्ट विलेजेस के हैं, तो गांव में अलग अलग लोगों के पास अपनी जमीनें हैं, है ना। जब आपने एक क्राइटेरिया, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर दिया, दैट मीन्स कि अब वो जो पंचायत बनेगी उसमें वेराइटी ऑफ कास्ट के लोग इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। सो इन द मिक्स्ड कास्ट विलेजेस द पंचायत वाज अ हेट्रोजीनियस बॉडी, जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग जो थे वो मेंबर हुआ करते थे, ठीक ना। द ओलिगार्की, इट इज अ काइंड ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है बेटा, जहां पर रूल जो होता है वो एक बॉडी के थ्रू, एक असेंबली, एक काउंसिल के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज एन ओलिगार्की रिप्रेजेंटिंग वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज इन द विलेज एक्सेप्ट द मीनियल कम एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है, कि भाई पंचायत में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ समाज के वो लोग जिनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों हाई होगा, मतलब कि अपर कास्ट के लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हैं वही कौन बन पाएंगे, वही पंचायत के सदस्य बन पाएंगे, ठीक है। सो एक्सेप्ट द मीनियल कम एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जनरली ये जो पंचायत होती थी इसमें अपर कास्ट ग्रुप के ही लोग बिलोंग करते थे। एंड द डिसीजन मेड बाय द पंचायत वर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स, की भाई अब जो भी पंचायत ने डिसीजन लिया वो उसके मेंबर के ऊपर अब बाइंडिंग हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि भाई पंचायत के कोई ना कोई प्रधान जी तो होंगे, है ना। सीधी सी बात है कि भाई पंचायत को रूल करने के लिए पूरे ग्रुप के ऊपर एक ना एक हेडमैन तो चाहिए, तो उस ही विलेज हेडमैन को कहा जाता है मुकद्दम या मंडल, ठीक है। अब सोर्सेज ये बताते हैं कि जनरली गांव में जो हेडमैन होता है उसे लोग कंसेंसस से, मतलब कि वोटिंग के थ्रू या अपनी आपसी सहमति के थ्रू उसे इलेक्ट करते थे। बट ये जो इलेक्शन होता था, या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो चूज किया जाता है किसी इंसान को, उसके ऊपर गांव का जो जमींदार है, मतलब कि जो इस्टेट ओनर है, उससे हमेशा उस जमीन उस इंसान के लिए रेटिफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जिस भी इंसान को चूज किया जाएगा दैट विल बी रेक्टिफाइड बाय दी जमींदार, कि भाई जमींदार के अकॉर्डिंग वो इंसान उस गांव का मुकद्दम या मंडल बनने के लायक है या नहीं। अगर जमींदार उसे अप्रूव करते हैं तो ही वो क्या करेंगे, उस गांव के मुकद्दम या मंडल बन सकते हैं। अब ही विल एंजॉय हिज राइट्स एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स, ठीक है। तो भाई जब तक वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा, जब तक वो पंचायत के सदस्यों का या उस विलेज के जो एल्डर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को गेन करता रहेगा, जब तक वो उनकी नजरों में अच्छा है तब तक, जब तक चाहो, है ना। 5 साल वाला सिस्टम नहीं है जैसे अभी के पंचायती राज सिस्टम में है। जब तक गांव के लोग आपसे खुश हैं तब तक आप जो हैं क्या है, इस गांव के मुकद्दम या मंडल हैं, ठीक। फंक्शन क्या होता था, सो द फंक्शन ऑफ द हेडमैन आर टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट्स और द पटवारीज, ठीक है, कि भाई गांव में जितने लोग भी रह रहे हैं उन सभी की खेतीबाड़ी का रिकॉर्ड करना, उनकी जमीनों को मेंटेन करना, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये सभी चीजें वो जो है वो मेंटेन करते थे और उसमें उनकी मदद करते थे अकाउंटेंट्स, जिन्हें हम पटवारी भी कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा गया कि कभी कभी ये जो गांव के मंडल होते हैं, मुकद्दम होते हैं, ये निकलते हैं करप्ट, भ्रष्टाचारी। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं कि ये पटवारियों के साथ मिलकर अपना जो रेवेन्यू है उसे कहीं ना कहीं वेव ऑफ करवा लेते हैं, उसे कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं और जो एक्सेसिव बर्डन है वो पीजेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक। सो द मंडल ऑफन मिसयूज देयर पोजीशन, दे वर प्रिंसिपली अक्यूज्ड ऑफ डिफ्रॉडिंग द विलेज अकाउंट्स इन कन्वीनियंस विद द पटवारीज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेवेन्यू दे ओड फ्रॉम देयर ओन लैंड्स इन ऑर्डर टू पास एडिशनल बर्डन ऑन दी स्मॉल कल्टीवेटर्स, ठीक है, कि भाई अपना जो रेवेन्यू है उसको छुपा लिया और उसको उठा के डाल दिया बेचारे छोटे गरीब किसानों के ऊपर, ठीक। चलिए आगे देखें।
अब आगे बात करते हैं फाइनेंस की कि भाई ये जो पंचायत काम कर रही है उसे काम करने के लिए फंड कहां से मिल रहा है, पैसा कहां से मिल रहा है। ठीक है, सो द फंड्स वर क्रिएटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल। गांव का हर एक इंसान जो है वो गांव की पंचायत के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जो है उसमें वो जमा करता था और ये पैसा यूज किया जाता था ताकि गांव में जब भी कोई रेवेन्यू ऑफिशियल्स आए तो उन्हें उनकी कॉस्ट को आसानी से पे किया जा सके, थोड़ी बहुत बेईमानी करके उन रेवेन्यू रेट्स को कम भी किया जा सके। और उसी के साथ साथ कि भाई गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग अलग जो कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, जैसे द टाइडिंग ऑफ दी ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक द फ्लड, कि भाई अगर इन केस गांव में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई तो उस केस में लोगों को बाहर निकालने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जो भी रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो इस पंचायत के फंड में से लिए जाते थे। उसके साथ साथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न और द डिगिंग ऑफ अ वेल और कैनाल, जो जनरली इंसान जो है एक इंडिविजुअल फार्मर अपने खुद के खर्चे पर नहीं कर सकता और जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है, ऐसे कामों के लिए पंचायत अपने इस फंड से पैसों को रिलीज करता था। अब यहाँ पर आप इस इमेज को देख रहे हैं जहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी में डिपिक्ट कर रहा है कि जहाँ पर विलेज के एल्डर्स जो हैं वो टैक्स कलेक्टर्स के साथ मिलकर यहाँ पे थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई कम कर लो यार थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात आती है फंक्शंस ऑफ द पंचायत की कि पंचायत के फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारे जो मेंबर हैं वो बैठ जाते हैं और कीजिए मीटिंग करके क्या करते हैं, फंक्शंस अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो टू इंश्योर, सबसे पहला काम क्या होता है, टू इंश्योर द कास्ट बाउंड्रीज वर अपहेल्ड। सबसे पहला काम जो पंचायत यहाँ पर करती है वो ये देखती है कि गाँव में जो कास्ट बाउंड्रीज बनाई गई हैं, गाँव के सभी लोग उन बाउंड्रीज को, उन डिस्टिंक्शंस को फॉलो करें। उसके बाद in eastern India's all marriages were held in the presence of the mandals और मुकद्दम्स। उसके साथ साथ भाई मुकद्दम oversees the conduct of the member of the village communities chiefly to prevent any offense against their caste। ठीक है, तो मतलब मेन फंक्शन जो है पंचायत का यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले तो यही होगा कि गांव के सभी लोग जो कास्ट का दायरा बनाया हुआ है, जो जाति का दायरा बनाया हुआ है, उसे वो फॉलो करें। ठीक, उसके साथ साथ अब जब भी कोई इन चीज़ों को नहीं मानता है, इन्हें ओवर रूल कर रहा है, तो उसके केस में पंचायत लेवी फाइन्स एंड पनिशमेंट लाइक द एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटीज फॉर अ लिमिटेड पीरियड। उस समय पर उस इंसान को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर कभी कभी उसे कास्ट से भी बाहर निकाल दिया गया। तो भाई अगर किसी इंसान को उसके कास्ट से बाहर निकाल दिया गया, मतलब कि उसे उसका ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ेगा, उसे उसकी रोजी रोटी छोड़नी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है कि इस बात के डर से जनरली लोग कास्ट बाउंड्रीज का उल्लंघन, उन्हें ओवररूल नहीं करते थे। ठीक है, सो क्रिएट अ डेटरेंट टू द वायलेशन ऑफ द कास्ट नॉर्म। इसलिए इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो पंचायत लिया करती थी। ठीक, चलिए अब इसके अलावा और भी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर बात हो रही है जाति पंचायत की कि भाई हर गांव में अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं और हर जाति अपने लिए एक पंचायत बनाती है जो उस जाति के लोगों के लिए अलग अलग डिसीजंस ले रही थी। ठीक, तो देयर वर जाति पंचायत इन ईच विलेजेस। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल लिया है राजस्थान का और उसी के थ्रू उन्होंने जाति पंचायत के फंक्शंस के बारे में हमें बताया हुआ है। सो दे यूज्ड टू आर्बिट्रेट द सिविल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट। ऑल्सो दे मीडिएटेड इन द कंटेस्टेड ऑफ द लैंड क्लेम्स। ठीक है, कि भाई अगर दो जाति के कोई लोग हैं या एक ही जाति के कोई लोग हैं जो आपस में लैंड क्लेम्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर ये जाति पंचायत जो होंगी वो वहां पे मीडिएशन करने का काम करेंगी। दे ऑल्सो डिसाइड दैट वेदर मैरिज वर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कास्ट नॉर्म्स और नॉट। मतलब समझ रहे हो कि भाई जो विवाह हो रहा है, जो शादी हो रही है, वो कास्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये काम किसका है, ये गांव की इस जाति पंचायत का हो। उसके साथ साथ दे डिटरमाइंड हु हैड द रिचुअल प्रेसिडेंस इन द विलेज फंक्शंस, कि भाई अगर गांव में कोई रिचुअल फंक्शन होना है तो उसमें कौन पूजा में बैठने वाला है, किसका रिचुअल प्रेसिडेंस होगा, ये सारे काम डिसाइड करता था कौन, ये जाति पंचायत। अब इन जाति पंचायत के जो डिसीजंस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई स्टेट भी इन्हें उतना ही रिस्पेक्ट करता था। एक्सेप्ट द क्रिमिनल मैटर्स, स्टेट जो होता था इन जाति पंचायत के जो भी डिसीजन ये सिविल मैटर्स में लेते थे ज्यादातर डिसीजंस को स्टेट मान लिया करती थी, जिसकी वजह से इनकी जो ऑटोनॉमी थी, इनका जो पावर था, वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि भाई क्या सभी लोग पंचायत के डिसीजन से खुश थे या किसी लोगों ने यहाँ पर या कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी नाराजगी भी जताई हुई थी और उसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका,
पिटिशंस का। सो दीज पीजेंट्स यूज्ड टू फाइल पिटिशंस, और जिसके बारे में हमें पता चलता है कई सारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब यहां पर देखा गया कि जो विलेजर्स थे, स्पेशली फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ द रूरल सोसाइटीज, उन्होंने अपने जो मुद्दे थे उन्हें पंचायत के सामने प्रेजेंट किया। अब अगर हम किन मैटर्स के ऊपर ये पिटिशंस दायर करी गई तो उसकी बात करते हैं। सो व्हाट आर देयर मैटर ऑफ कंसर्न्स? तो कुछ पिटिशंस जो हैं वो जनरली इंडिविजुअली दायर करी गई थी या इंडिविजुअल यहाँ पर लिखी गई, जैसे कि टू कंप्लेन अबाउट द एक्सटॉर्शन ऑफ द टैक्सेशन और द डिमांड ऑफ द अनपेड लेबर विच इज कॉल्ड बेगार बाय द अपर क्लासेस। ठीक है, तो जो सुपीरियर क्लासेस हैं, जो अपर क्लासेस हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों से या तो कभी कभी पैसों की जबरदस्ती वसूली करते हैं या फिर उन्हें काम करवाने के बाद उन्हें उनका पेमेंट नहीं करते हैं, और जैसी शिकायतों को लेकर उन्होंने पंचायत के सामने अपनी पिटिशंस को रखी हुई हैं। तो ये तो हुई इंडिविजुअल पिटिशंस की बात। अब बात करते हैं उन पिटिशंस की जो कई सारे पीजेंट्स एक साथ मिलकर कलेक्टिवली यहाँ पर दायर कर रहे हैं। सो दीज पिटिशंस यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्सेसिव टैक्स डिमांड्स एंड समटाइम्स दे आल्सो कन्वे अबाउट द एंडेंजर्ड ऑफ द पीजेंट सब्सिस्टेंस, की भाई कभी कभी ऐसे मौके भी आते थे जब जो किसान है उसकी आमदनी, उसकी रोजगार के ऊपर ही डेंजर मंडराने लगता था, और ऐसे केसेस में जो पंचायत है उसके सामने ये पीजेंट जाकर अपनी शिकायतों के बारे में बात करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई स्टेट ने इस राइट को इंश्योर किया है दैट एवरीवन हैव द राइट टू गेट द मिनिमम ऑफ द फॉर द बेसिक सर्वाइवल, की सभी के पास अपनी रोजी रोटी कमाने का जो राइट है वो सभी को मिला हुआ है, और इसीलिए हर एक इंसान अपनी रोजी रोटी को बनाए रख सके, ये काम को इंश्योर करना पंचायत का एक काम है। ठीक, एंड दिस विलेज पंचायत इज कंसिडर्ड द कोर्ट ऑफ अपील इंश्योरिंग द मोरल ऑब्लिगेशंस एंड गारंटिंग द जस्टिस। ठीक है कि भाई पंचायत का ये भी काम है कि समाज की सिर्फ कास्ट बाउंड्रीज को ही मेंटेन ना करे, उसके साथ साथ गांव में जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं और जस्टिस को इंश्योर करने का भी जो काम है वो पंचायत को ही करना होगा, और इसी ही कारण से लोग अपनी जो शिकायतें हैं वो लेकर पंचायत के पास पहुंच रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि पंचायत ऐसे मुद्दों पर डिसीजन क्या लेता था। तो ये जो डिसीजन है ये जनरली वेरी करते थे डिपेंडिंग ऑन द कास्ट ऑफ द पिटिशनर। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया कि जब भी एक्सेसिव डिमांड्स को लेकर शिकायतें दर्ज करी गई तो जनरली पंचायत, क्योंकि भाई जो टैक्स लेने वाले हैं, जो इस तरीके से अपना एक्सटॉर्शन करने वाले वो लोग हैं कौन है, तो सारे के सारे अपर कास्ट, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। तो भाई यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर जनरली पंचायत यहाँ पर ट्राई करती थी कि एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोगों के बीच में, बट जब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, व्हेन रिकंसिलिएशन फेल, उस समय पर पीजेंट्स ऐसे विलेजेस को छोड़कर कहीं और चले जाते थे। सो पीजेंट्स ऑफन डेजर्टेड द विलेज। अब कि भाई पीजेंट्स के पास इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा है। क्या फायदा? क्योंकि बहुत सारा जो लैंड था उसमें पर अनकल्टिवेटेड था, और क्योंकि जमीन की कमी नहीं थी और पंचायत क्योंकि उनकी बात मान नहीं रही है, सुन नहीं रही, तो ऐसे केसेस में जो पीजेंट्स थे वो यहां से मूव कर जाते थे किसी दूसरी जगह पर। सो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द अनकल्टिवेटेड लैंड एंड द कंपटीशन ऑफ द लेबर रिसोर्सेज वर द टू मेन रीजन जिसकी वजह से पीजेंट्स यूज्ड टू डेजर्ट देयर विलेजेस। ठीक है, अब क्योंकि दिल पे धक्का लग चुका है तो भाई बुरा तो लगा हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं, विलेजेस को छोड़कर कहीं और मूव कर जाया करते थे। चलिए, तो अब बात करते हैं विलेज एंड आर्टिजन्स की, कि भाई सीधी सी बात है कि जब आप विलेज की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो तरीके के काम करने वाले लोग होंगे। एक होगी आपकी पीजेंट सोसाइटी और दूसरी हुई वो लोग जो वहां पर आर्टिजनल वर्क्स भी कर रहे हैं। तो इन आर्टिजनल लोगों के बारे में हमें पता कहां से चला? सो वी हैव दी सोर्सेज ऑफ द मराठी डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे विलेज सर्वेज हैं जो यहाँ पर हमें इन आर्टिजन्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक, अब बताया ये गया है कि भाई क्योंकि हमने क्या देखा था कि भाई 75% जो पॉपुलेशन है वो वहां पर किस में एंगेज है, वो एग्रीकल्चर के काम में एंगेज है। तो बची हुई जो 25% लोग हैं वो यहाँ पे आर्टिजनल हाउसहोल्ड मतलब कि आर्टिस्टिक एक्टिविटीज से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो 75 और 25 का हमने जो डिफरेंस बनाया हुआ है, ये ऐसा नहीं कि एक शार्प डिस्टिंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है, नहीं। क्या है भाई, ये एक फ्लूइड डिफरेंस है, एक फ्लूइड डिस्टिंक्शन कहा गया पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स के बीच में। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों कम्युनिटीज जो हैं, या आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के काम में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इंगेज होते थे। तो जब एग्रीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर में एक लल सीजन आएगा, मतलब कि एक वो टाइम समय जहां पर एग्रीकल्चर में कोई भी इंगेजिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, सिर्फ जैसे भी आपने भी देखा होगा
कि भाई सोइंग और हार्वेस्टिंग ऐसे दो सीजन होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन बाकी जो समय होता है वहां पर एग्रीकल्चर में ज्यादा समय या ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। तो उस समय पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो भी इन आर्टिजनल एक्टिविटीज में जुड़ जाएंगे। और होगा क्या कि जब हार्वेस्टिंग और सोइंग का समय आएगा, जब बहुत ज्यादा लेबरर्स की जरूरत होगी, तब ये आर्टिजनल ग्रुप्स भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जुड़ जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि दिस इज द फ्लूइड डिस्टिंक्शन, मतलब कि क्या कि भाई दोनों लोग जो हैं वो एक ही तरीके के काम कभी कभी कर लिया करते थे। सो कल्टीवेटर्स एंड देयर फैमिली वुड आल्सो पार्टिसिपेट इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सीजनल लल इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और यहां पर आपको एक इमेज दी हुई है एनसीईआरटी की, जो 17th सेंचुरी पेंटिंग को डिपिक्ट कर रहा है, जहां पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि भाई टेक्सटाइल प्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रोसेसेस यहां पर हो रही है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि भाई डाइंग हो रही है ना, कुछ लोग जो हैं वो कुछ और ये इस तरीके से कुछ और तरीके के कामों में एंगेज है। तो पूरा टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो उन्होंने यहां पर बताया हुआ है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की, कि ये जो आर्टिजनल ग्रुप्स हैं इन्हें पेमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि उस समय पर विलेज में कैश जो था वो वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो उस मोड ऑफ पेमेंट की जब बात करी गई तो दो अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट बताए गए हैं। पहला क्या हुआ, पहला हुआ मीरास या वतन। ठीक है, ये क्या था कि भाई गांव के सभी लोग जब इन आर्टिजनल ग्रुप से गुड्स या सर्विसेज को परचेस करते थे तो उसके बदले में उन्हें जो एक अनकल्टिवेटेड लैंड होता था, या एक तरीके से बोल लीजिए कि पुअर कल्टीवेटेड लैंड की जो जमीन होती थी वो इन्हें दे दी जाती थी पूरे ग्रुप के लोगों के तरफ से। ठीक है, तो मीरास और वतन क्या है, here the artisans were compensated by the villagers by the share of the harvest or an allotment of land, perhaps the cultivable waste। ठीक है, जिसका एग्जांपल महाराष्ट्र में हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया कि भाई गांव के सभी लोग जो हैं वो इन आर्टिजनल ग्रुप्स से जो भी सर्विसेज लेते थे उसके बदले में या तो उन्हें एक हार्वेस्ट जो भी निकला हुआ है उससे थोड़ा सा अनाज दे दिया कि चलो भैया तुम हमसे क्या ले लो कि जब भी हमारा हार्वेस्ट होगा उसमें 2 बोरे गेहूं ले लो, और उस 2 बोरे गेहूं लेने के बाद साल भर जो है वो तुम्हें हमारे और हमारे बच्चों के बाल काटने हैं। ठीक है, तो जो सर्विस ली उस सर्विस के बदले में क्या दे दिया, गेहूं दे दिया, है ना, हार्वेस्ट दे दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि भाई वहां पे जो एक कल्टिवेबल वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है वो हम इसे दे देंगे, और ये बार बार उसकी आगे आने वाली जनरेशन वो लैंड का मालिक बन जाएगा, और उसके बदले में ये हम सभी को क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीका तो क्या हो गया, मीराज और वतन, जहां पे लैंड दिया जा रहा है, और दूसरा तरीका क्या हुआ, जजमानी सिस्टम। अब जजमानी सिस्टम होता था भाई बड़े बड़े लोगों के साथ, मतलब कि गांव में जो अमीर लोग हैं उनके साथ। जजमान आपने सुना होगा कि भाई जब भी हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई कथा होती है तो उसमें पंडित जी कहते हैं जजमान, जजमान मतलब कि क्लाइंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि जो आर्टिजन है, वो क्या करेगा, वो एक रिच फैमिली के साथ, एक अमीर फैमिली के साथ म्यूचुअली नेगोशिएट हो जाएगा, और रेन्यूमरेशन क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम होगा, जहां पर एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड आर्टिजन्स वर जनरली एक्सचेंज द गुड्स फॉर दी सर्विसेज। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक जमींदार हूं तो मैंने बोला कि भाई तुम मेरे घर के नाई हो और तुम क्या करोगे, तुम और तुम्हारा बेटा और उसके आने वाला उसका भी बेटा, मेरी आगे आने वाली जनरेशन के क्या करेगा, तुम मेरा एक परमानेंट नाई हो, और ये हम सभी लोग जो हैं वो तुमसे ही क्या करवाएंगे, तुमसे ही बाल कटवाने वाले हैं। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम में क्या होगा, एक म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम होगा जहां पर एक फैमिली जो है वो डायरेक्टली उसके साथ नेगोशिएट करेगी। ठीक, अब ये क्या इंडिकेट करता है, सो दिस इंडिकेट्स द माइक्रो लेवल एक्सचेंज नेटवर्क्स, एंड ऑल्सो यहां पर यह भी बताया गया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ गुड्स के साथ ही, काइंड्स के साथ ही रेन्यूमरेशन पे किया जा रहा है, बल्कि कभी कभी जो कैश नेक्सेस हैं वो भी अवेलेबल थे, और कैश का भी कहीं ना कहीं यहां पर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो सर्कुलेशन है वो यहां पर देखा गया था। ठीक, चलिए अब इसके बाद लास्ट में बात हो रही है लिटिल रिपब्लिक की, कि भाई क्या ऐसा था कि विलेज में जब इतने सारे लोग रह रहे हैं, अपने लिए पंचायत का चुनाव कर रहे हैं, मुकद्दम और मंडल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये एक लिटिल रिपब्लिक सिस्टम हुआ। लेकिन अब इस चीज को यहाँ पे दिख रहा हो क्वेश्चन मार्क लगाए, तो क्या सच में ये रिपब्लिक है या नहीं है, उसकी यहाँ पर बात हुई है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक कहा हुआ है, जहां पे सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के फेटर्नल पार्टनर्स, मतलब कि क्या
हुआ कि भाई भाईचारे से मिलजुल कर वहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसे शेयर करते थे और उसके साथ साथ वहां पे जो भी काम अवेलेबल था उसमें अपनी लेबर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते थे। बट होता क्या था कि ये सारे लोग मिलजुल कर काम तो कर रहे हैं, बट दिस मिलना जुलना डज नॉट इंडिकेट द एग्लिटेरियन फॉर्म ऑफ सोसाइटी। मतलब कि क्या मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी लोग इक्वल है समाज में, नहीं। क्या होता था कि भाई जहां पर जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते थे वो यहाँ के जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें हर तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, कि अब वो पावरफुल सेक्शन आप बोल सकते हो कि भाई कास्ट के टर्म्स में हो सकते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में हो सकता है, किसी भी टर्म्स में, तो वो जो पावरफुल इंसान है वो वहां पे जो वीकर सेक्शन है उसे अलग अलग तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। उसके साथ और क्या क्या देखा गया कि भाई यहाँ पर कैश नेक्सस जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। सो कैश नेक्सस डेवलप व्हेन द ट्रेड्स बिटवीन द विलेज एंड टाउन्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कि जब विलेज और टाउन्स जो हैं दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू किया, गांव से रॉ मटेरियल गया और शहरों से वहां से फिनिश गुड्स आया या ट्रांसपोर्टेशन हुआ या एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन गया वहां पे, तो उससे धीरे धीरे कैश का प्रेजेंस भी यहाँ पर देखा गया। और इवन ये भी बताया गया है कि अगर आप मुगल हार्टलैंड मतलब कि मुगल कैपिटल के आसपास के रीजन्स की बात करेंगे तो वहां पर तो जो टैक्स कलेक्ट होता था वो जनरली कैश के फॉर्म में ही असेस और कलेक्ट किया जाता था। ठीक, चलिए अब इसके बाद बात होती है मनी इन द विलेजेस की। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि जब मनी आई तो मनी को एक्सचेंज करने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए कौन अवेलेबल था, उसके लिए इन विलेजेस में अवेलेबल था शराफ्स। तो ये देखा गया कि 17th सेंचुरी में जब फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेवनियर यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया का वो विलेज बहुत ही छोटा है जहां पर उस गांव में अगर शराफ नहीं है। तो शराफ कौन होते थे, ये होते थे करेंसी एक्सचेंजर्स। ठीक है, सो दे एक्ट एज अ banker to make remittance of the money and enhance the rupees as they please for the paisas and paisas for the कौड़ीज और सेल्स। ठीक है, कि कौड़ीज को एक्सचेंज करके पैसा देना और पैसे के बदले में कौड़ी देना, ये पूरा जो मनी एक्सचेंजर होते थे वो श्रॉफ जो हैं वो यहाँ पर किया करते थे। चलिए अब इसके बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ना है विमेन एंड एग्रेरियन सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, कि ये जो पूरा रूरल सिस्टम है इसमें विमेन की क्या पोजीशन है और इस पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में विमेन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने यहाँ से जानना है। तो देखिए सीधी सी बात है, आज के समय पर भी हम देखते हैं कि भाई जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है तो उसमें मेल और फीमेल, मेन और विमेन दोनों शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं, अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में वो एंगेज होते हैं। जहां पर अगर आप मेन की बात करेंगे तो वो फिजिकल लेबर या वो टास्क जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है जैसे कि प्लोइंग, उन कामों को करते हैं। और वहीं पे महिलाएं जो होती हैं वो विनोइंग का काम हो गया, हार्वेस्टिंग का काम हो गया, है ना, वीडिंग का काम हो गया, इस तरीके के कामों में वो एंगेज थी। तो यहाँ पर भी इस समय पर भी 16th-17th सेंचुरी में भी मेल और फीमेल, मेन और विमेन दोनों जो हैं वो साइड बाय साइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एंगेज थे। अब देखा क्या गया दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स मेन एंड विमेन परफॉर्मिंग द सर्टेन स्पेसिफाइड रोल। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, देखो होता क्या है कि जब एग्रीकल्चर हुआ और उस एग्रीकल्चर को करने के लिए विलेज जो था वो न्यूक्लिएटेड हुआ, मतलब कि उस ही गांव के लोग जो हैं वो आपस में अपने तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। और उसके साथ क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग, मतलब कि एक इंसान है और वो के परिवार के जो लोग हैं वो सभी मिलकर अपनी जमीन पर खेती करेंगे। तो अब यहां से विमेन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है, देखो अब क्या हो रहा है कि लोग जो हैं, हर परिवार जो है वो अपने ही घर के लोगों के साथ मिलकर, अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर उस जमीन के ऊपर खेती करेगा। तो अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसमें दो मेन चीजें होती हैं कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कब बढ़ेगा। पहली चीज कि या तो आपका जो लैंड है वो बढ़ जाए या फिर क्या हो कि आपके उस लैंड पे काम करने वाले जो लेबर हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल डिपेंडेंट अपॉन द लेबर रिसोर्सेज एंड द लैंड। ठीक है, कि लैंड और जो रिसोर्स, मतलब कि लैंड और लेबर जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होने वाला है। अब इसके साथ साथ ये बताया जाएगा, अब ये लाइन जो है वो आपको आगे समझ में आएगी कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, तो देखो अब उसके साथ साथ और क्या बताया उन्होंने कि भाई फीमेल्स जो हैं वो भले ही उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज किया गया, बट एंगेज करने के बावजूद उस समय पर भी इनके ऊपर अलग अलग बायोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, अलग अलग सोशियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए
लगाई गई। यहाँ पर ये बताया गया बिकॉज विमेन आर मेनिस्ट्रेटिंग, और जब भी कोई महिला मेनिस्ट्रेट कर रही है तो उसके ऊपर उसके काम के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। जैसे कि अगर वो महिला मेनिस्ट्रेट करती है और अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है तो उस समय पर शी इज नॉट अलाउड टू टच द प्लो। और अगर वो किसी आर्टिजनल एक्टिविटीज जैसे कि अगर पॉटरी के काम से जुड़ी हुई होगी तो वो जो पॉटर्स का व्हील होता है उसको वो नहीं छू सकती। साथ ही अगर वो आप एक तरीके से बोल लीजिए बीटल ग्रूव्स में काम कर रही है बंगाल के, तो वहां पे उसे अलाउड नहीं था कि वो उन ग्रूव्स में एंटर कर सके। ठीक है, तो ये बताया गया कि भाई ये जो चीज हो रही है, जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल उसके जीवन में चल रहा है, उसे वो क्या बोल रहे हैं, इनऑस्पिशियस बोल रहे हैं। और इसके कारण अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उसके ऊपर लगाई गई थी। बट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने के साथ साथ अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे फीमेल का इंपॉर्टेंस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ठीक, तो देखिए अब और क्या बताया कि आर्टिजनल टास्क में भी ये बताया गया कि भाई विमेन जो हैं वो अलग अलग तरीकों के काम कर रही हैं, जैसे कि स्पिनिंग यार्न हो गया, शिफ्टिंग एंड नीडिंग हो गया, क्ले एंड पॉटरी में एम्ब्रॉयडरी हो गई। तो ये सारे काम जो होते हैं डिपेंडेंट अपॉन द वर्क फीमेल लेबर से करवाए गए। ठीक, और क्या पता चला कि भाई जैसे जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था या जो दूसरी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज थी ये और ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हुई। मतलब कि क्या कि भाई जो सामान है वो गांव में बनाकर अब शहरों में पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत थी। और इसके कारण अब महिलाओं की डिमांड थी कि भाई वो आए और इस तरीके के काम को वो करें। अब और क्या देखा गया कि भाई जब यहाँ पे मार्केट्स और डेवलप हुए तो अब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी हुआ, और अब वो मार्केट भी पहुंची, एम्प्लॉयर्स के घर भी पहुंची और वहां पर भी जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो अब हुआ ये कि भाई जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जो महिलाओं को जो अभी तक चार दीवारी में रखा जा रहा था, सो ड्यू टू द इकोनॉमिक नीड्स अब उन्हें उनसे बाहर निकाला जा रहा है और काम करवाने के लिए उनसे अलग अलग एक्टिविटीज में उन्हें एंगेज किया जा रहा है। ठीक, चलिए अब यहां से आई मेन मुद्दे की बात कि भाई विमेन वर कंसिडर्ड एज द चाइल्ड बियरर इन द सोसाइटी। ठीक है, महिलाओं की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहां पर बता रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहां से भैया क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, देखिए तो क्या बताया गया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसमें अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए कि या तो आप अपना लैंड बढ़ा लो या फिर आप अपना लेबर बढ़ा लो। अब लैंड बढ़ाना काफी मुश्किल था क्योंकि लैंड लिमिटेड है ना, हर इंसान जो है वो उस समय पर लैंड बढ़ाना, लैंड डिवाइड होना आसान है लेकिन लैंड को इंक्रीज करना जनरली पॉसिबल नहीं था। ठीक, लेकिन लेबर को इंक्रीज करना पॉसिबल था। अब लेबर कैसे इंक्रीज होगा, तो भाई अगर किसी भी परिवार में महिला होगी तो महिला जो है वो क्या कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, लेबर्स को प्रोड्यूस कर सकती है, और यही बच्चे जो हैं वो आगे जाकर क्या होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंगेज होंगे। तो जब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंगेज होंगे, चाहे वो अपने खुद के मतलब खुद कास्ट बने या दूसरों के घरों में जाकर खेती करे, दूसरों के खेतों में जाकर खेती करे, ठीक है, तो दोनों तरीके से इनकम तो आनी ही आनी है। तो यहां पर भी उसी चीज की उन्होंने बात करी कि भाई महिलाओं की यही इंपॉर्टेंस थी कि उनसे जो बच्चे हैं उनको प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई जब इस तरीके से ओवर रिप्रोडक्शन करवाया जा रहा है महिलाओं से तो उसके कारण उनके ऊपर हेल्थ इश्यूज होते हैं। देयर वाज अ हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग वुमेन, जिसके कारण कई सारी चीजें जैसे कि मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से वो उन्होंने फेस किया, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो जाती थी उन्हें, चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी मौत हो जाती थी, और इन सभी चीजों की वजह से ये हुआ कि भाई अब महिलाएं जो हैं क्या हुई, उनकी डेथ होने लगी, और इसके कारण सोसाइटी में कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ वाइफ देखी गई। अब जब महिलाओं की कमी फेस करी गई तो अब यहाँ पे जो पुरुष समाज है ना, सो कॉल्ड पुरुष समाज, उसने अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो सोशल कस्टम्स थे उसमें चेंज लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जो लोअर ग्रुप है सोसाइटी का है ना, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स ग्रुप है, लेबरर ग्रुप है, उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई महिलाओं की तो ज़रूरत है, अब महिला चाहिए है, तो अब इसके लिए हमें अगर 2-3 रस्मों रिवाज 2-3 कसम कायदे छोड़ने भी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले डाउरी देते थे तो डाउरी नहीं देंगे, हम खुद पैसा देंगे, मतलब कि ब्राइड प्राइस देंगे, और उसके बाद घर में दुल्हन या वधू को लेकर आएंगे। उसके साथ उन्होंने क्या बोला कि भाई अब महिलाओं की भी ज़रूरत है काम करने के लिए, तो रीमैरिजेस को अलाउ किया उन्होंने। तो अब जो महिला है, चाहे फिर वो विडो हो या फिर डाइवोर्स्ड हो, हर तरीकों की जो महिलाएं हैं उनकी शादियां दोबारा से करवाई गई और उन्हें एक तरीके से परिवार का हिस्सा बनाया गया ताकि वो भी क्या कर सके, प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और लेबरर जो हैं वो सोसाइटी में इंक्रीज करे जा सके। बट ये दोनों जो प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं समाज में सिर्फ लोअर कास्ट या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के थ्रू ही करी जाएगी, अपर सेक्शन में ये प्रोसेस अभी भी निगेट करी जा रही थी। ठीक, चलिए अब उसके बाद यहां पर आगे बात करी गई कि भाई जब महिला इतनी इंपॉर्टेंट है
तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना भी काफी जरूरी है। ठीक है, तो अब जो पुरुष समाज है उसे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई मेरे पास जो महिला है वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। ठीक, तो इसी कारण से जो पुरुष होते थे दे हेडेड द फैमिलीज। ठीक है, तो हाउस होल्ड वॉज हेडेड बाय द मेल। और अगर किसी महिला ने इनफेडिलिटी करी हुई है ना, अगर वो अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ वो संबंध बनाती है, तो ऐसे केसेस में इन महिलाओं को ड्रैकोनियन पनिशमेंट से नवाजा जाता था। ठीक है, सो देयर वाज अ ड्रैकोनियन पनिशमेंट फॉर द इनफेडिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, अब ये भी देखा गया कि ऐसा नहीं था कि इनफेडिलिटी सिर्फ और सिर्फ महिला कर रही है, पुरुष भी इस तरीके से इनफेडिलिटी करते थे। और इन्हीं सभी चीजों की जो रिकॉर्ड, जो पिटिशंस हैं, वो पंचायत के थ्रू, इन वुमेन्स के थ्रू फाइल करी गई। और उसमें ये देखा गया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो डिमांड कर रही हैं कि उनके हस्बैंड्स ने क्या किया हुआ है, निग्लेक्ट किया हुआ है, इनफेडिलिटी करी हुई है, जिसकी वजह से वो अब अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसे केसेस में पंचायत जो होती थी वो मेडिएट करती थी और उसके थ्रू यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है वो निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखी गई कि भाई इन पिटिशनर्स में अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं होती थी वो कभी भी अपना खुद का नाम नहीं लिखती थी, वो हमेशा अपने आप को एड्रेस करती थी विद द नेम ऑफ द मेल ऑफ द हाउस होल्ड, है ना, कि भाई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रामू की वाइफ हूँ, कानू की बहन हूँ, इसकी बहन हूँ, उसकी माँ हूँ, है ना। सो दे ऑलवेज यूज टू एड्रेस देमसेल्फ एज द मदर, सिस्टर और वाइफ ऑफ द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक, तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक और पिक्चर दी हुई है विच इंडिकेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जहाँ पे कई सारी फीमेल वर्कर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एंगेज दिखाई गई हैं। ठीक, चलिए अब ये तो बात हुई भाई लोअर सेक्शन की महिलाओं की। अब अपर सेक्शन की महिलाओं की बात करते हैं, यानी कि रिच महिलाओं की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का भी राइट हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर ये भी था कि भाई वुमेन्स जो थी वो आगे जाकर जमींदार भी बने। ठीक, सो अमंग्स द लैंडेड जेनेट्री स्पेशली इन पंजाब वुमेन इंक्लूडिंग वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रूरल लैंड मार्केट एज द सेलर एंड प्रॉपर्टर, है ना, कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी फैमिली से इनहेरिट करी थी उसे वो बेच भी रही थी और खरीद भी रही थी। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि चाहे कम्युनिटी हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों में जो महिलाएं थी वो जमींदार हुआ करती थी, जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल और मॉर्गेज कर सकती थी, जिसका एग्जांपल है राजशाही फीमेल्स इन द बंगाल। ठीक, अब यहाँ पर एक और इमेज बताई गई है जहां पर विमेन जो हैं, ये बताया गया है कि वो कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, माइग्रेंट लोड्स वगैरह को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था इसमें हमने देखा कि भाई फीमेल्स जो हैं, विमेन जो हैं, उनका क्या पार्टिसिपेशन होता था रूरल सोसाइटी में। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट एंड ट्राइब की। मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोग जो हैं वो प्लेन्स में एरिया में ही रहकर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हमने बात करी थी शुरुआत में कि भाई जब हम रूरल से एरिया की बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं करेंगे, रूरल सेटल्ड विलेजेस की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा हम फॉरेस्ट वाले रीजन्स की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज की। सो बियॉन्ड द सेटल्ड विलेजेस अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट एरियाज थे वो अराउंड 40% लैंड यहां पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। अब कुछ एरिया जो था जहां पर डेंस फॉरेस्ट होते थे, घने जंगल होते थे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, जंगल, और कुछ एरिया जहां पर स्क्रबलैंड होता था उसे खरबंदी कहा जाता था। अब रीजन्स की बात करें कि किन रीजन्स में ये फॉरेस्ट एरिया एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस समय पर दे एग्जिस्टेड ओवर द एंटायर ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, झारखंड, पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स एंड द डेक्कन प्लेटूज। तो ये वो रीजन्स थे जहां पर हमने फॉरेस्ट एरिया जो था वो मुगल पीरियड पे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगर हम उस समय के कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट को देखें तो उस समय फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, मतलब कि द पीपल हु आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर कॉल्ड एज द जंगली। अब जंगली का मतलब ये नहीं कि भाई ये लोग अनसिविलाइज थे, बल्कि ये मतलब हुआ क्योंकि ये लोग जो थे ये अपनी लाइवलीहुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, इस कारण से इन्हें जंगली कहा जा रहा है। सो डिस्क्राइबिंग दोज हुज लाइवलीहुड केम फ्रॉम गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वो सभी लोग भाई जो जंगलों से अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, जंगलों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए, उन्हें यहाँ पर जंगली कहा जा रहा है। अब स्टेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉरेस्ट को लेकर, उसकी हम बात करते हैं। तो स्टेट के लिए फॉरेस्ट जो थी वो एक सबवर्सिव प्लेस थी, जहां पर लोग जो हैं वो रिफ्यूज ले लेते थे। क्यों? जब उन्हें टैक्सेस से भागना होता था या जब वो किसी भी तरीके का क्राइम करते थे तो जंगलों में जाकर इंसान जो होता था वो छुप जाता था। तो स्टेट ने इसे सबवर्सिव प्लेस कहा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे
पे जो रिफ्यूजीज होते हैं या रिफ्यूज होता है, जो मावास, जो जनरली वो लोग जो शहरों में रहकर कोई क्राइम कर रहे हैं, जंगलों में रहकर, गाँव में रहकर कोई क्राइम कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी सजा से बचने के लिए जनरली इन जंगलों में रहा करते, जैसे कि डाकू वगैरह होते थे उस समय पर। ठीक, अब बाबर ने क्या कहा? सो बाबर सेज दैट द जंगल्स प्रोवाइड अ गुड डिफेंस बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगनास बिकम द स्टबनली रिबेलियस एंड पेड नो टैक्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई जंगल जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो हैं वो क्या बनते हैं, अपने टैक्सेस से बचने के लिए, उन टैक्सेस को अगर उन्हें पे नहीं करना है तो वो जंगलों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात हुई है परगना की। तो परगना, व्हाट इज परगना? परगना वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ द मुगल प्रोविंस। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, ठीक है, देखिए तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा होता है एम्पायर। अब एम्पायर के अलावा अगर हम मुगल्स की बात करें स्पेशली, तो यहां पर इनके पास कुल टोटल 12 प्रोविंसेस थे। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोविंसेस भी आप बोल सकते हैं। और क्या बोला जाएगा अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में बात करें तो इन्हें सूबा कहा जाता था। अब हर सूबे के नीचे, हर प्रोविंस के नीचे कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती थी और इन डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड एज सरकार्स। ठीक, सरकार के नीचे होते थे क्या? परगना। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं तहसील, बोल लिया आप एक तरीके से। ठीक है, तो इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा परगना। ठीक, और हर परगना के नीचे कई सारे विलेजेस होंगे या फिर आप ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसे आप क्या बोल सकते हो? जिसे आप महल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थी वो यहाँ पर डिवाइड करी गई थी। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं इनरोड इनटू फॉरेस्ट, मतलब कि जो सेटल्ड सोसाइटी है वो कैसे इन ट्राइबल एरियाज में एंटर करी और कैसे इन्होंने अपने कस्टम्स को इन ट्राइबल एरियाज के साथ एक्सचेंज किया है, उसकी हमने यहाँ पर बात करनी है। सो एक्सटर्नल फोर्सेज एंटर्ड द फॉरेस्ट इन द डिफरेंट वेज, है ना, कि वहां पर मतलब जंगलों में लोग जो थे, स्टेट हो चाहे ट्रेडर्स हो चाहे फिर सेटल्ड कम्युनिटीज हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों के तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट के में रह रहे लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करी गई कैसे कि भाई ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जब स्टेट उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती है तो वो इन फॉरेस्ट में रह रहे ट्राइबल लोगों से डिमांड करती है कि आपको हमें क्या सप्लाई करना है? यू हैव टू सप्लाई अस विद द एलिफेंट। और यही जो एलिफेंट्स हैं ये आगे जाकर उस किंग की आर्मी में एक मेजर सोर्स बनता है। ठीक, सो द फॉरेस्ट पीपल सप्लाइड एलिफेंट टू द किंग एज द पेशकश। एंड व्हाट इज पेशकश? पेशकश वाज अ फॉर्म ऑफ अ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट। ठीक है, तो एक ट्रिब्यूट हो गया, एक गिफ्ट हो गया जो फॉरेस्ट के लोग जो हैं वो मुगल स्टेट को देते थे। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू मुगल्स अगर हम बात करें तो जितने भी मुगल बादशाह थे वो रेगुलर हंटिंग करते थे और हंटिंग जो थी वो उनके लिए एक तरीके से एक जरिया हुआ जिसके थ्रू वो फॉरेस्ट में जाकर, जंगलों में जाकर, जंगल में रहने वाले लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनते थे और साथ ही साथ उन्हें ये बताते थे कि भाई ये फॉरेस्ट जो है ना ये अलग से कोई पार्ट नहीं है, ये मुगल स्टेट का ही पार्ट है। तो फॉरेस्ट के ऊपर भी मुगल बादशाह का ही राज है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू मुगल्स द रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस enabled the emperor to travel across the extensive territories of the empire and personally attend the grievances of its inhabitants। तो यहां पर एक पेंटिंग दी हुई है। ठीक है, and this painting depicts the Shahjahan hunting Nilgais, है ना, from and this was taken from the book बादशाहनामा। ठीक है, तो बादशाहनामा जो किताब है उसमें से ये जो पेंटिंग है जो ली गई है, जो ये बताती है कि भाई मुगल बादशाह जो थे वो रेगुलरली हंटिंग एक्सपीडिशंस पर जाया करते थे। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगली बात करते हैं। तो भाई एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज, मतलब कि क्या कि भाई फॉरेस्ट में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती थी उन्हें ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, ये ट्राइबल लोग सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज की बात करी गई। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, बी वैक्स, गम, है ना, ये ग्रेट डिमांड में थे। अब ये तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई बार्टर के थ्रू भी एक्सचेंज करे जाते थे या फिर आप बोल सकते हो कि भाई ग्रेन जो है उसके फॉर्म में भी एक्सचेंज कर लेते कि अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं उनको ले जाकर सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ ये ग्रेन के फॉर्म में एक्सचेंज करते थे। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लोहानीज इन द पंजाब एंगेज इन द ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द अफगानिस्तान। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक एक्सर्प्ट दिया हुआ है जो बताता है कि कैसे प्लेन्स और हिल ट्राइब्स के बीच में सामान का, गुड्स का एक्सचेंज होता था। सो दिस इज हाउ अबुल फजल डिस्क्राइब द ट्रांजेक्शन बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन्स ऑन द
सूबा ऑफ द अवध, ठीक है, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में जो अवध रीजन है उसकी इन्होंने यहाँ पर बात करी है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन से कई सारे लोग जो हैं वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हैं वो या तो अपनी खुद की पीठ के ऊपर लेकर आएंगे या फिर जो एनिमल्स हैं उनका यूज करते हैं, और उसमें वो कई सारा सामान जैसे कि गोल्ड, कॉपर, लेड, मस्क, है ना, टेल्स ऑफ द कुटाज काउ, हनी, चुक, है ना, ढेर सारे सामान जो है, पोमोग्रानेट सीड, जिंजर, लॉन्ग पेपर, मजीद, ढेर सारा सामान वो यहाँ पर अपने फॉरेस्ट्री एरिया से लेकर आएंगे, और बदले में शहरों से ये कई सारा सामान, इन एक्सचेंज दे कैरी बैक द व्हीट एंड कलर्ड क्लोथ्स, एम्बर, सॉल्ट, एस्फोटिडा, ऑर्नामेंट्स, ग्लास एंड अर्दनवेयर्स, ठीक है। तो बताया गया है कि भाई बार्टर सिस्टम होता था, क्या कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस गुड्स लेकर आते थे, और बदले में इन शहरों में, इन सेटल्ड कम्युनिटीज में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे उसे ले जाया करते थे, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं सोशल चेंजेस इन द फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है, कि भाई जब ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे ट्राइबल्स जो हैं वो जब इन सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ मिले तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर बात हुई कि जब इन ट्राइबल लोगों ने रूरल एरियाज में रह रहे जमींदार्स को देखा, वहां पर बिगमैन्स को देखा, मंडल और मुकद्दम को देखा, तो इन्हें भी ये चीज रियलाइज हुई कि भाई हमें भी जरूरत है कि हमारे पास भी अपना एक चीफ हो, हमारे पास भी अपना एक सरदार हो, और यही आइडिया फॉरेस्टेड एरियाज में भी इमर्ज होना शुरू हुआ। सो लाइक द बिगमैन ऑफ द विलेज कम्युनिटीज, ट्राइब आल्सो हैड देयर चीफटेन्स। अब यही चीफटेन्स जो हैं इन्होंने धीरे धीरे जमींदार के तरीके से अपने पास भी आर्मी को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जो उनके लोगों के बीच में या उनके किसी दूसरी ट्राइब के बीच में उनके पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ट्राइब्स इन द सिंध रीजन हैड आर्मीज कॉम्प्रोमाइजिंग 6000 कैवलरीज एंड 7000 इन्फेंट्रीज। वैसे ही अगर आप अहोम किंग की बात करेंगे आसाम की, तो वहां पर जो पायकाज होते हैं दे वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड, और उसके साथ साथ धीरे धीरे अहोम किंग्स ने मोनोपोली बना ली टू कैप्चर द वाइल्ड एलिफेंट, की वाइल्ड एलिफेंट को सिर्फ और सिर्फ अहोम किंग्स ही जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। उसके साथ एक और एग्जाम्पल दिया गया है द ट्राइबल किंगडम ऑफ कोच, और ऐसे ही ट्राइबल किंगडम धीरे धीरे आप पूरे सेंट्रल इंडिया के रीजन में या वेस्टर्न इंडिया के रीजन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि जब ये लोग कॉन्टैक्ट में आए किसके, सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ, तो इन्होंने भी अपनी जो एक यूनिट है उसे पॉलिटिकल पावर देना शुरू कर दिया था, ठीक। चलिए अब लास्ट में बात हो रही है द पेनिट्रेशन ऑफ द न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंस की, ठीक है, कि अब रिलीजन जो है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बताया गया कि सूफी सेंट्स लाइक द पीर प्लेड अ मेजर रोल इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ द इस्लाम अमंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एरिया, और उसके साथ साथ इन ट्राइबल में रह रहे लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई जो सूफी सेंट्स है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपना रिलीजन भी इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज और साथ ही साथ इन ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में स्प्रेड करना शुरू कर दिया था, ठीक। चलिए और यहाँ पर इस इमेज के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे एक पीजेंट जो हैं वो यहाँ पर एक सूफी सिंगर के पास बैठकर उनकी पोयम्स को, उनके जो भजन वो लोग गा रहे हैं, जो भी गाना वो गा रहे हैं उसको यहाँ पर वो सुन रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लाइट बताई जा रही है किसकी, उन ट्राइबल लोगों की, कि कैसे जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्होंने कैसे उन फॉरेस्टेड लैंड्स को एक्वायर किया और एक्वायर करके उन फॉरेस्ट में रह रही चीजों के रिसोर्सेज को ऊपर कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हुआ था, ठीक। चलिए सो दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द 16th century बंगाली पोयम चंडी मंगल composed by मुकुंदराम चक्रवर्ती, the hero of the poem कलाकितु, ठीक है। कलाकितु who set up a kingdom by clearing the forest, ठीक। अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पर इस पोयम का एक हीरो है जिसका नाम क्या है, कलाकितु। अब कलाकितु ने जो अपना स्टेट बनाया वो कैसे बनाया कि भाई उस वहाँ पे जो फॉरेस्ट था, ईस्ट के रीजन में जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर किया और वहाँ पे उसने अपना किंगडम बनाया। तो देखो यहाँ पर इस पोयम के थ्रू वो बताएंगे कि यहाँ पर ईस्ट में जो रह रहे लोग हैं उनके साथ अलग अलग डायरेक्शन से क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया हुआ है। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है फॉरेस्टेड एरियाज। अब इस फॉरेस्टेड एरिया में नॉर्थ से कौन आए हुए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया उन्होंने कि भाई नॉर्थ से कई सारे लोग जो हैं वो हेवी नाइव, एक्स, बेटल एक्सिस, पाइकाज, ये सभी लेकर क्या करे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर कलाकेतुज ने उन्हें बीटल नट दिए और वो यहाँ पर क्या करेंगे, बीटल की जो ग्रूव्स हैं वो यहाँ पर बनानी शुरू कर देंगे, ठीक। तो एक चीज क्या हुआ कि भाई नॉर्थ से कई सारे कल्टिवेटर्स आए हैं और उन्होंने यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लांटेशन का काम शुरू कर देंगे। साउथ के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि साउथ से कौन आए, हार्वेस्टर्स आए, और वो एक ऑर्गेनाइजर के अंडर में वो आते हैं, एक ठेकेदार के साथ आते हैं और यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो अपना हार्वेस्टिंग का काम जो है वो शुरू करेंगे। वेस्ट से बात कर रहे हैं कि भाई जो वेस्ट वाला पॉइंट है यहाँ से जाफिर मियाँ आ रहे हैं,
ठीक है, टुगेदर विद 20,000 मैन। और वो जब यहाँ पर आए तो उनके हाथ में एक सुलेमानी बीट्स थी, और उस सुलेमानी बीट से वो जो अपना रिलीजन है, अपनी जो प्रीचिंग्स है, वो यहाँ पर इन एरियाज में दे रहे हैं। ठीक है, दे चैंटेड द नेम ऑफ द पीर पैगंबर। ठीक, एंड हैविंग क्लियर्ड द फॉरेस्ट दे एस्टैब्लिश्ड द मार्केट्स। और ये सभी लोग जब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर आकर भाई यहाँ पर मार्केट्स बना लिए, अपने सेटल सोसाइटीज बना ली, और क्या किया, इन जंगलों में जो रह रहे जानवर थे, जो लोग थे, उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। और अब इन सभी लोगों को देखकर जो टाइगर है वो डरा हुआ है। ठीक है, कि भाई वो बोल रहा है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, वो यहाँ पर रोर करने में भी यहाँ पर वो डर रहा है और वो यहाँ से भाग चुका है। ठीक, चलिए जी, तो अब बात करते हैं जमींदार की। ठीक है, तो अभी तक जब भी हम इस विलेज कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि भाई गांव के 3 मेन एलिमेंट्स हमने देखे हुए थे। सबसे पहले कौन थी, सबसे पहले थे भाई विलेज में रहने वाले लोग, मतलब कि विलेजर्स। उनके ऊपर आई पंचायत, और पंचायत के भी ऊपर आए गांव के लैंडेड जेनेटरीज, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जमींदार। ठीक, तो चलिए बात करते हैं उन्हीं जमींदार्स की। सो जमींदार्स आर अ क्लास ऑफ पीपल इन द कंट्री साइड हु लिव्ड ऑफ एग्रीकल्चर बट डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद खेतीबाड़ी का काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या थे, दीज आर द लैंडेड प्रॉपर्टीज हु एंजॉयड द सर्टेन सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई गांव के कौन है, सबसे अमीर आदमी है, तो सबसे अमीर आदमी है तो भाई गांव में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके के प्रिविलेजेस जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये लोग जो थे अपने स्टेटस को राइज कर पाए, तो पहली चीज क्या कि भाई ये जनरली बिलोंग करते थे अपर कास्ट ग्रुप्स को, जैसे कि ब्राह्मण्स एंड राजपूत। ठीक है, और वहीं पर दूसरा कारण जिसकी वजह से समाज जो था, ग्रामीण समाज जो था, जो इनको रिस्पेक्ट करता था, वो क्या था, दैट दे प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज कॉल्ड द खिदमत फॉर द स्टेट। है ना, कि भाई राज्य जो है उसके लिए विलेजेस की तरफ से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो था वो इन जमींदारों का हुआ करता था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी की, सो दे हैड द एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड कॉल्ड द मिल्कियत। अब अपनी इस मिल्कियत को वो यूज करते थे अपने पर्सनल यूज के ऊपर, और इसके ऊपर खेतीबाड़ी करने के लिए वो कई सारे लेबर्स को हायर करते थे। ठीक है, जो उनके तरफ से वेज लेबर्स के तरीके से वो उनके खेतों में यहाँ पर काम कर रहे थे। अब इस लैंड को, क्योंकि भाई इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, सो दे कुड सेल, बेक्विट, मॉर्गेज एंड दीज लैंड एट देयर ओन विल। है ना, कि अपने विल के अकॉर्डिंग जो भी चाहे अपनी इस मिल्कियत के साथ वो कर सकते थे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर फॉर दिस जमींदार्स। है ना, कि ये जमींदार्स के पास ऐसे कौन से रीजंस थे जिन्होंने इन्हें इस पूरे रूरल सिनेरियो में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया हुआ था। तो सबसे पहली चीज ये थी दैट दे हैव द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, क्या बताया गया कि भाई राजा जो है, देखिए बादशाह जो हुए, राजा जो हुए, वो डायरेक्टली ग्रामीण एरिया के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि वो तो कहाँ रह रहे हैं भाई, दिल्ली, आगरा, जहाँ पे भी उनकी कैपिटल है वहाँ पे रह रहे हैं, तो विलेजेस के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए उनके पास एक मीडिएटर था, और वो कौन था, वो थे ये जमींदार। क्यों, क्योंकि भाई इनके ऊपर इनका जो था वो इन विलेजर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, और इन विलेजर्स, इन जमींदार्स की मदद से इन विलेजर्स से टैक्स वसूल करना काफी आसान था। ठीक है, तो जब भी मुगल बादशाह की तरफ से रेवेन्यू ऑफिशियल्स आते थे तो वो इन जमींदार की मदद के साथ क्या करते थे, इन विलेजर्स से टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। ठीक है, सो दे हैव द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, और इसके लिए फ्री में नहीं करेंगे काम, इसके लिए स्टेट जो था वो उन्हें पैसे दिया करता था, सो दैट वर दे आर कंपनसेटेड फाइनेंशियली। उसके साथ और क्या था कि भाई अब जब टैक्स वसूलने जाना है तो अगर खाली हाथ चले गए तो भाई किसान भी ऐसा हो सकता है ना कि भाग जाए या मना कर दें या अड़ीबाजी पे आ जाए कि नहीं हमें नहीं देना। तो इसके लिए इन जमींदार्स के पास अपने खुद के मिलिट्री सोर्सेज होते थे, अपने खुद के मिलिट्री ट्रूप्स होते थे, और इन्हीं ट्रूप्स की मदद से वो इन विलेजर्स के मन में एक डेटरेंस क्रिएट करते थे, एक डर क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से टैक्स वसूलना काफी आसान हो जाया करता था। ठीक, उसके साथ साथ इन जमींदार्स के पास दे हैड द फोर्ट्रेसेस कॉल्ड द किलाज एंड आर्म्ड कंटिजेंट्स कंप्राइजिंग द कैवलरी, आर्टिलरी एंड द इन्फेंट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद अबुल फजल हमें क्या बता रहे हैं, सो अबुल फजल हैड एन अकाउंट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द जमींदार were from the upper caste called the Brahman and Rajput combined and had the firm control over the rural society। और इस ही firm control का फायदा उठाया किसने, स्टेट ने, और उसकी मदद से इनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना काफी आसान हो गया। ठीक, चलिए
अब आगे बात करते हैं कि भाई हर कोई इस इंसान में क्या है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाह रहा है। सेम जमींदार के साथ भी है। तो जमींदार अपने इस मिल्कियत को, अपने इस लैंड को, अपनी जमींदारी को कैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने दो चीजों का यूज किया एक्सपांशन ऑफ जमींदारी में। उनके पास दो मेजर्स थे। पहला क्या कि कॉन्क्वेस्ट कर लेना, है ना, कि भाई लड़ाई झगड़ा करना, पहुंच गए अपने लोगों को लेके, है ना, इस तरीके से पंचायत के प्रधान जी जैसे वहां पर पहुंचे और वहां पे बोला कि चलो बेटा लड़ाई कर लो, दो दो हाथ कर लो, तुम्हारी अगर जीतोगे तो तुम्हारी और नहीं जीतोगे तो पूरी जमीन हमारी, ठीक। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी डिस्पोजिशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि भाई जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उनको उनकी पोजीशन से, है ना, उनसे उन्हें हो सकता है थोड़ा सा पैसा दे दिया, कोई लालच दे दिया और उनसे उनकी जमीन को क्या कर दिया, वहां से उन्हें निकाल दिया। तो दो तरीके हुए, पहला हुआ कॉन्क्वेस्ट और दूसरा हुआ द डिस्पोजिशन ऑफ द वीकर पीपल बाय द पावरफुल मिलिट्री चीफटेंस। अब ऐसा जब चीजें हो रही है कि भाई जमींदार जो हैं जब अपने एक्सपांशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता था कि भाई स्टेट इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, स्टेट भी इन सभी चीजों को प्रॉपरली रेगुलेट करता था। और ये एक्सपेंशन जनरली इंपीरियल ऑर्डर, सनद जिसे कहा जा रहा है, उनकी परमिशन से ही किए जा रहे थे, ठीक। उसके बाद बात हुई कि भाई धीरे धीरे जमींदार में ये देखा गया कि सिर्फ अपर कास्ट के ग्रुप ही जमींदार नहीं बने, धीरे धीरे जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो भी जमींदारी के केस में, जो जमींदारी के ग्रुप में एंटर हुए, ठीक है। तो यहां पर उसी चीज की उन्होंने बात करी कि इन दिस पीरियड द रिलेटिवली लोअर कास्ट एंटर द रैंक ऑफ जमींदार एज जमींदारीज वर बॉट एंड सोल्ड क्वाइट ब्रिस्कली, है ना, कि क्या हुआ कि भाई अब जो जमींदारी है, जो लैंड के ऊपर राइट है, वो बेचा और खरीदा जा रहा था। और बेचा और खरीदा जाने की वजह से अब समाज में हर वो इंसान रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट क्या है, अगर वो इकोनॉमिकली केपेबल है तो वो उस केस में जमींदारी को खरीद सकता है और वो जमींदार बन सकता है। और इसी के कारण देखा गया कि आगे जाकर राजपूत, जाट, पीजेंट पास्टोरलिस्ट, जिन्हें सदगोप्स भी कहा जा रहा है, ठीक है, उसके साथ मुस्लिम्स, वो भी आगे जाकर जो हैं वो इन रूरल एरियाज में जमींदार बने, ठीक। चलिए अब और यहां पर बात करते हैं कि भाई जमींदार जो है उनके सोर्सेज ऑफ पावर की और यहां पर बात हो रही है, ठीक। तो जमींदार्स हेल्प इन सेटलिंग द कल्टीवेटर्स, है ना, क्या बात करेंगे कि भाई जमींदार जो हैं वो इस गांव के एरिया में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, लोग जो हैं वो क्यों इन्हें मान या पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई जमींदार जो हैं वो इन रूरल सोसाइटी में रह रहे लोगों को अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी जरूरतों में उनकी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि भाई जमींदार जो थे, जो उनके एरिया में कल्टीवेटर्स रह रहे हैं, उन्हें जब भी पैसों की जरूरत है ना, फॉर एग्जांपल बेटी की शादी हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई और पैसे नहीं हैं, तो उस केस में जो कल्टीवेटर्स होते थे ये गांव के जमींदारों के पास जाते थे और ये जमींदार बदले में उन्हें कैश लोन्स प्रोवाइड करते थे। उसके साथ साथ यहां पर यह भी देखा गया कि भाई जमींदार जो हैं वो अपनी जमींदारी को बेच और खरीद रहे थे और जिसके कारण रूरल एरियाज में मोनेटाइजेशन भी देखा गया था। आगे जाकर यह भी हुआ कि भाई इन जमींदारों ने अपने ही विलेज में रहने वाले लोगों के लिए एक मार्केट डेवलप किया विच वाज कॉल्ड एज दी हार्ट्स, ठीक है। तो जो भी आर्टिजनल ग्रुप रह रहे हैं, जो भी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को बेचने के लिए मार्केट्स चाहिए हुए, उन ज़रूरतों को फुलफिल भी इन ज़मींदार्स ने किया हुआ था। उसके बाद ये देखा गया कि भाई जब ज़मींदार इस तरीके से अपने रूरल एरिया में रह रहे हर एक इंसान का ध्यान रख रहे हैं, तो ये बात हुई है कि भाई ज़मींदार एक तरफ तो भले ही हमें क्या लग रहे हैं कि ये एक्सप्लॉइटिव क्लास है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग जो हैं वो एक पैटर्नल रिलेशनशिप भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाँव का हर एक इंसान जो है वो अपने ज़मींदार को अपना क्या मानता है, अपना मसीहा, अपना पिता मान रहा है, अपना फादर लाइक स्टेटस जो है वो उन्हें यहाँ पर गांव में प्रोवाइडेड था। और इसलिए ये भी देखा गया कि आगे जाकर भक्ति और सूफी सेंट्स की, अगर हम स्पेशली भक्ति सेंट्स की बात करी जाए, तो भाई भक्ति सेंट्स जिन्होंने कास्ट रेगुलेशन को बहुत बुरे तरीके से क्या किया था, निगेट किया था, वो वहीं पर जमींदार्स के बारे में उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, ना ही उन्हें एक्सप्लॉइटर्स या ऑपरेसर्स उन्होंने कहा हुआ था, बल्कि स्टेट के लिए वो इस तरीके की टर्म्स का यूज कर रहे थे, ठीक। अब वैसे ही अगर हम जमींदार्स की बात करें तो दीज जमींदार्स ऑफन रिसीव द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, कि जब भी स्टेट रेवेन्यू बेमतलब का, है ना, बेचाहे तरीके से, मनमाने तरीके से इंक्रीज कर देता था, तो उस समय पर ये जमींदार जो थे वो अपने ही रीजन में रह रहे पीजेंट्स के साथ वहां पर अपना रेजिस्टेंस को शो करते थे, ठीक। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर हमें बताई हुई है। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। देखिए हाँ, सीधी सी बात है कि भाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जब इतने बड़े एम्पायर को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए है। और पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उस समय पर अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोफेशन जो था वो प्रिवेल कर रहा था ज़्यादातर, और वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से मिल रहा रेवेन्यू ही मुगल स्टेट के लिए सबसे बड़ी इनकम हुआ करता था, ठीक। सो लैंड रेवेन्यू
वॉज द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक, अब इतने बड़े एम्पायर को जब उन्होंने बनाया हुआ है, इतना बड़ा लैंड उन्होंने कॉन्कर किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, कि बाबर की रेन में अगर आप देखेंगे तो 1530 में सिर्फ ये जो कोर एरिया है वो उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद आए अकबर, तो अकबर ने और ज़्यादा एक्सपांशन किया और यहाँ पर इस तरीके से अकबर ने पूरा, अगर आप देखेंगे तो डेक्कन या फिर इस तरीके से जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, उसको उन्होंने कैप्चर किया। और आगे जाके जब औरंगजेब आए तो उन्होंने सदर्न वाला पार्ट जो था वो भी यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था। तो इस तरीके से जब इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एम्पायर बनाया हुआ है तो उसको रन करने के लिए एक अपैरेटस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम के थ्रू ही उस पूरे एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मुगल्स जो हैं उन्होंने एक पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एक पूरा फिजिकल सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, सो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस टू इंश्योर कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिक्स एंड कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, क्या किया गया कि भाई उनके पास एक पूरा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से वो ये जज कर पाए, वो ये चीजें उस चीज के ऊपर रेगुलेट, कंट्रोल कर पाए कि भाई हमारे स्टेट में कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, और उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पता करने के बाद उससे कितना टैक्स निकालना है, वो यहाँ पे उसके लिए पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। अब इसके लिए सबसे ऊपर जो पोजीशन दी गई थी वो था इंपीरियल दीवान, मतलब कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कैपिटल है, वहां पर एक इंपीरियल दीवान हुआ करता था जो पूरे एम्पायर के फिजिकल सिस्टम का हेड होता था। उसके नीचे कई सारे यहाँ पर क्या होंगे, प्रोविंशियल दीवान्स होंगे, और प्रोविंशियल दीवान्स के नीचे कई सारे यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स और रिकॉर्ड कीपर्स होंगे जो पूरा की पूरा फिजिकल रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब देखा ये गया कि भाई अरेंजमेंट्स भी बनाई जा रही है ना, कि जब लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है तो उसके दो पैरामीटर, दो स्टेजेस उन्होंने सेट करी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि भाई जितना प्रोडक्शन होना है ना, जब सोइंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि अगर हमारे एरिया में इतना लैंड है तो इस लैंड से हमें कितना प्रोडक्शन जो है वो इस साल हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू असेस किया गया है, जो रेवेन्यू प्री डिसाइड किया गया है, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया जमा। और हार्वेस्ट के बाद जितना एक्चुअल कलेक्शन हुआ है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा हासिल। ठीक है, तो यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दो स्टेट होंगे, पहले होगा जमा और दूसरा होगा असेस। अब यहां पर आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो भाई औरंगजेब है ना, यहां पर बताते भी हैं कि जमा को डिसाइड करते समय आपको क्या क्या डिसाइड करना है। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द औरंगजेब्स ऑर्डर टू हिज रेवेन्यू ऑफिसर्स इन 1665 एंड ही शुड डायरेक्ट द आमीर्स ऑफ द परगनास। हमने परगनास के बारे में पढ़ा, और परगना में यहां पर एक पोस्ट है, एक जुडिशियल ऑफिसर, एक रेवेन्यू ऑफिसर है जिसे कहा गया क्या, आमीन। आमीन का काम क्या है बेटा, आमीन का काम ये है कि वो यहां पर देखेगा कि इन परगनास में जो भी इंपीरियल रेगुलेशंस बनाई गई हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। ठीक, तो औरंगजेब यहां पर ऑर्डर करते हैं कि आप आमीन से जाकर ये चीज कहिए कि क्या हो, कि वो यहां पर इन रीजन्स की एक्चुअल कंडीशंस, कल्टीवेशन की जो एक्चुअल कंडीशन है उन्हें देखे, विलेज से विलेज, हर विलेज में जो भी कंडीशन है उसे देखे, पीजेंट वाइज, आसामी वाइज आपको सारी चीजें देखनी है, और उसके बाद जो है फिर आपको जमा को डिसाइड करना है। ठीक है, और उसमें यह भी देखना है कि भाई उनके पास भी किफायत हो, यानी कि उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो उन्हें भी यहां पर ध्यान रखा जाए, तब आपको जो जमा होगा वो डिसाइड करना है। ठीक, तो ये चीज यहां पर बताई हुई है। अब यहीं पर एक और बात बताई गई है अकबर के बारे में भी, तो अकबर ने भी कुछ ऐसी ही चीजें करी हुई है। अकबर भी यहां पर यही बात बताते हैं कि अकबर डिक्रीड दैट द आमिल गुजार्स, आमिल गुजार्स कौन है यहाँ पर, आमिल गुजार्स आर द रेवेन्यू कलेक्टर्स। उन्होंने ये कहा कि भाई आपको जो है, जब भी आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको कैश और काइंड, जिसमें भी फार्मर आपको देना चाहे, जिसमें भी पीजेंट आपको देना चाहे, उसमें आप उस चीज को कलेक्ट करेंगे। सो व्हाइल फिक्सिंग रेवेन्यू द अटेम्प्ट ऑफ द स्टेट वाज टू मैक्सिमाइज इट्स क्लेम्स। ठीक है, कि जब रेवेन्यू फिक्स हो रहा है, जब रेवेन्यू असेस किया जा रहा है, तो स्टेट का मेन इंटेंशन तो ये है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने क्लेम्स को वहाँ पर रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दोनों लोगों के जो इंटरेस्ट है उन्हें ध्यान रखा जाता था। सो बोथ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड्स वर मेजर्ड इन ईच प्रोविंसेस। ठीक है, और ये भी देखा गया कि भाई मतलब कि पूरा, चाहे वो लैंड अब कल्टीवेटेड हो रहा है या हो सकता है कि फ्यूचर में वहां पर कल्टीवेशन होना है, हर तरीके के लैंड को कवर किया जाएगा जमा के समय पर, और फिर सारी सिचुएशन को देखने के बाद जो है वो प्रॉपर असेसमेंट यहां पर किया जाता था। ठीक, चलिए
अब यहाँ पर और बात हो रही है कि लैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है ना, कि पूरे प्रोविंशियल एरिया में, पूरे एम्पीरियल एरिया में जितना भी लैंड है उसको उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो द फॉलोइंग इज द लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द आइन। आइन ने हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई अकबर जो है उन्होंने लैंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहला जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है उसे क्या कहा गया? पोलाज। सो पोलाज इज अ लैंड एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड नेवर इज अलाउड टू लाई फैलो। ठीक है, कि पोलाज वो लैंड हुआ जहां पर हर साल हर क्रॉपिंग सीजन में कल्टीवेशन हो रहा है और उसे कभी भी वेकेंट नहीं छोड़ा जा रहा। अगला कौन सा हुआ? अगला हुआ बेटा परौती। परौती में क्या डिसाइड हुआ कि भाई कल्टीवेशन जो है उसके लिए ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई एक क्रॉपिंग सीजन में वहां पर कल्टीवेशन होगा और अगले क्रॉपिंग सीजन के लिए उसे फेलो छोड़ दिया जाएगा सो दैट इट कैन रीगेन इट्स स्ट्रेंथ। उसके बाद हुआ चाचर। अब चाचर इज अ लैंड विच वाज लेट फॉलो फॉर द 3 to 4 ईयर। और उसके बाद हुआ बंजर। बंजर वो लैंड हुआ जो अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया 5 या उससे ज्यादा सालों के लिए। तो यहां पर बताया हुआ है कि लैंड जो है उसको अकॉर्डिंग उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे यहां पर क्लासिफाई किया गया है। और ये जो अपर 2 हुए मतलब कि पोलाज और जो परौती हुए उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया इन 3 क्लासेस कॉल्ड द गुड, मिडलिंग एंड द बैड। और इसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो रेवेन्यू रेट डिसाइड किया गया और वो क्या होगा? दैट इज दी 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। की 1/3 जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 पार्ट जो है वो स्टेट एज अ रेवेन्यू यहां पर कलेक्ट करेगा। ठीक, चलिए अब बात हो रही है कैश और काइंड की। ठीक है, तो यहां पर इसके थ्रू बताया जा रहा है आइन के थ्रू कि भाई जब भी रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा तो उसमें कैश और काइंड दोनों को यहां पर यूज किया जाएगा। सो द आइन ऑन द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन यहां पर बताया गया है कि जो आमिल गुजार हैं उन्हें यहां पर कहा गया क्या कि भाई आपको जब भी रेवेन्यू आप कलेक्ट करे जाएंगे तो वहां पर आप कैश और काइंड दोनों में आपको इस चीज को कलेक्ट करना है। सो द लेटर इज अफेक्टेड इन सेवरल वेज। फर्स्ट जो है उसे कहा गया कनकूट। अब कन का अगर आप मतलब देखेंगे तो हिंदी में कन का मतलब होता है ग्रेन और कूट का मतलब होता है एस्टिमेट। सो इफ एनी डाउट अराइजेज, है ना, कि जब भी आमिल गुजार वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएंगे और अगर उनके दिमाग में कोई शंका होती है तो उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें क्या करना है कि जो भी हार्वेस्ट है, जो भी ग्रेन है, उसको उन्होंने गुड, मिडिल और जो यहाँ पे बैड क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी है, उसमें आपको रख देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अपना कलेक्शन यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगला तरीका बताया गया, वो क्या हुआ? बटाई या फिर जिसे भावली भी कहा जा रहा है। अब इसमें बताया गया कि जब क्रॉप पक जाएंगे, व्हेन क्रॉप्स आर रीप्ड एंड स्टेक्ड एंड डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी, है ना, कि भाई जब भी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए तो उसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है और इसके लिए जो भी वहां पर इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? तीसरा तरीका, दिस इज दी खेत बटाई। खेत बटाई क्या होगा कि भाई सबसे पहले जब भी यहाँ पर फील्ड जो होगी, है ना, उसको सोइंग के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? सोइंग के बाद जो है आपको यहाँ पर क्या करना है? खेत को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। और आखिरी में जो चौथा तरीका बताया गया वो क्या हुआ? लंग बटाई। लंग बटाई में उन्होंने क्या बताया? दैट कटिंग द ग्रेन फॉर्म इन अ हीप, है ना, कि भाई ग्रेन को आप काट लीजिए, हीप बना लीजिए और हीप को उस फर्दर में जो भी उसके बाद जो है उसका डिविजन आप करेंगे। और इस तरीके से 4 अलग अलग तरीके जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करने के। ठीक, अब लास्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे फ्यूडल सिस्टम आप पढ़ते हुए आए हैं, हमने इसके पहले चैप्टर में अमरनायक का सिस्टम पढ़ा था, उससे ही कुछ सिमिलर, इक्ता सिस्टम के जैसा ही कुछ सिमिलर यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम आप देख रहे हैं। ठीक है, सो इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करी गई जिसे कहा गया मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस। ठीक है, जिसमें क्या होगा? जहां पर एक ऑफिसर चुना जाएगा और उसके पास यहाँ पर मिलिट्री के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक पावर भी होंगे, मतलब कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी पावर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि ये जो इंसान होगा दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक, अब ये जो मनसबदार थे, ये जो पोजीशन को होल्ड करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में बताया गया कि इनकी जो पेमेंट है वो 2 तरीके से करी जाएगी। पहला तो क्या कि भाई इनकी पेमेंट कैश में हो सकती है विच इज कॉल्ड एज दी नगदी, और दूसरा था जागीरदारी, जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन्हें एक ऐसा लैंड दे दिया जाएगा जहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू जो है वो आगे जाकर क्या बनेगा? वो आगे जाकर इनका सैलरी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरीका बताएगा कि जिसके थ्रू जो है ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी कि कैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा रहा था। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं फ्लो ऑफ सिल्वर की, मतलब कि भाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बढ़िया ट्रेड हो रहा था कि पूरे दुनिया से जितना भी सिल्वर था वो घूम फिर कर अल्टीमेटली इंडिया में ड्रेन होता था। तो यहाँ पर बात हुई है कि ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी अगर हम देखें तो वर्ल्ड के 3 मेन बड़े एम्पायर थे। सबसे पहले कौन सा था कि भाई मिंग थे चाइना के, सफाविद थे ईरान में, और ओटोमन थे टर्की। और इन तीनों एम्पायर के साथ हमारा ये जो मुगल एम्पायर है वो कितने बढ़िया से ट्रेड किया वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। सो द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव बाय ऑल दीज एम्पायर्स हेल्प टू क्रिएट अ वाइब्रेंट नेटवर्क ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम द चाइना टू द मेडिटेरेनियन सी। और क्योंकि ये तीनों एम्पायर इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इसके कारण एक पूरा नेटवर्क यहाँ पर ट्रेड का स्टैब्लिश किया गया। और अब इन्होंने हमें आगे बताया हुआ है कि ये जो ट्रेड एक्सपांड हुआ इसने पूरी दुनिया का जो सिल्वर था वो अल्टीमेटली कहाँ लाया, एशिया में और फाइनली इंडिया में। ठीक, so the expanding trade brought in huge amount of silver bullion into the Asia to pay for goods procured from India and a large part of bullion gravitated towards the India। क्या बोला गया है कि भाई एशिया से ढेर सारा सामान जो था वो पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड होता था। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो क्राफ्ट वर्क है, हमारे यहाँ पर जो टेक्सटाइल है, हमारे यहाँ पर जो जेम्स है, ये सभी चीजें जो है वो दुनिया के साथ, स्पेशली स्पाइसेस जो है ये हमने पूरे दुनिया के साथ ट्रेड किया। और इस कपड़े और मसाले के बदले में दुनिया से जो सिल्वर बुलियन था वो इंडिया में आया हुआ था। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब इतने ह्यूज अमाउंट में सिल्वर बुलियन आया, सो दिस facilitated an unprecedented expansion of the minting of coins and the circulation of money in the economy। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भाई उसी ही समय पर हमारे जो मुगल एम्परर्स थे जैसे कि अकबर और औरंगजेब, उनके समय पर उन्होंने चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स जिसे रुपया कहा जा रहा है, वो इन्होंने यहाँ पर इशू किया हुआ था। ठीक, उसके साथ इन्होंने एक और चीज बताई कि दिस ऑल्सो प्रोवाइडेड द एबिलिटी ऑफ द मुगल स्टेट टू एक्सट्रैक्ट द टैक्सेस एंड रेवेन्यू इन कैश। ठीक है, क्योंकि भैया जो सिल्वर में जो कॉइन्स जो थे वो इतने ज्यादा मिंट हुए कि अब ज्यादातर टैक्स और जो रेवेन्यू था वो इस तरीके से कैश के फॉर्म में ही कलेक्ट किया जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पर एक ट्रैवलर है जिनका नाम है जियोविनी कैरियर, उन्होंने एक अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे पूरे दुनिया से जो सिल्वर है वो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर तक आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने बताया that the reader may form some idea of the wealth of this Mughal empire. He is to observe that the gold and silver which circulate throughout the world at last centers here। ठीक है, कि पूरी दुनिया का जितना भी सोना और चांदी है वो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई अगर आप गोल्ड और सिल्वर की माइंस की बात करेंगे तो ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, ये देखी गई थी अमेरिका में। अब अमेरिका में क्योंकि वहाँ पर लार्ज माइंस है उनकी, वहाँ से ये जाता था यूरोप, और यूरोप में जाने के बाद वहां से टर्की से भी थोड़ा बहुत सामान खरीदा जाता था, तो थोड़ा पार्ट टर्की में जाएगा, थोड़ा सा पार्ट पर्शिया में जाता था। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया से रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये सभी क्रॉस करने के बाद फाइनली ये जो है ये हिंदुस्तान, जिसे इंडिया भी कहा जा रहा है, हिंदुस्तान कहा जा रहा है, वहां पर ये आ जाया करता था। तो ये बताता है कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी सिल्वर हो वो अल्टीमेटली कहां आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहां से इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं विच इज दी आईने अकबरी, है ना। लास्ट में हम हर चैप्टर में देखते हैं कि भाई शुरुआत में हम जिस सोर्स से शुरू करते हैं आखिरी में उसी ही सोर्स को और डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर बात हुई है आईने अकबरी विच वॉज रिटन बाय द अबुल फजल अलामी। ठीक है, अब अबुल फजल कौन थे बेटा, अबुल फजल जो थे वो अकबर के 9 नवरत्न जो थे उनमें से एक थे। ठीक है, इन्हें अकबर ने ये काम दिया गया कि भाई आपको क्या करना है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी को आपको लिखना है किताब में जिसका नाम होगा अकबरनामा या फिर आईने अकबरी। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि ये किताब लिखी गई कब, दिस वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1598। ठीक है, अब यहां पर बताया विच वाज आल्सो द 42nd रीजनल ईयर ऑफ द अकबर रेन। ठीक है, कि अकबर का जो रूल था उसका जो 42nd ईयर था उसमें ये किताब लिखी हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आपको अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर लेना है। देखो क्या बताया हुआ है कि भाई अकबरनामा जो है एक बड़ी किताब है, उस बड़ी किताब या आप बोल लीजिए कि 3 वॉल्यूम की एक किताब है। ठीक है, अब 3 पार्ट्स जो हैं उसमें से इसके जो 2 पार्ट्स है, पहला और दूसरा पार्ट, ये हिस्टोरिकल नरेटिव्स को बताता है। मतलब कि भाई मुगल्स जो थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बाबर ने क्या काम किया, हुमायूं ने क्या काम किया, हुमायूं ने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, समरकंद में ये कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अकबर आए, तो अकबर और जो मुगल्स जो थे उनकी जो डिसेंडेंट्स थी, उनकी जो आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जो लीनियज है उसको उन्होंने यहाँ पर ट्रेस किया हुआ था। पूरा हिस्टोरिकल नैरेटिव इन 2 पार्ट्स में प्रोवाइडेड था।
अब उसके बाद हुई तीसरी बुक की, और ये तीसरी बुक स्पेसिफिकली डिटेल प्रोवाइड करती है हमें अकबर के रेन के टाइम की, ठीक है। एंड दिस वाज कॉल्ड आईने अकबरी, ठीक है। तो आइन मतलब क्या होता है? आइन हम सभी समझते हैं कि भाई किसी चीज के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं, उसे आइन कहा जाता है, ठीक है। तो आईने अकबरी मतलब ये हुआ कि भाई अकबर के रेन में जो नियम थे, अकबर के समय पर जो भी कंडीशंस थी, उसको उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब अगर आप आईने अकबरी की बात करेंगे तो इसके कुल 5 आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले होता है मंजिल आबादी। अब मंजिल आबादी जो है वो यहाँ पे डील करता है इंपीरियल हाउस होल्ड और उसके मेंटेनेंस के बारे में, मतलब कि भाई जो महल है, जो फोर्ट है, जो पैलेस है, उसमें जो भी चीजें हो रही हैं, हमने कारखाना भी देखा था पहले, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें होती हैं वो किस तरीके से वहां पर कितना राशन आता है, कितना सामान जाता है, कौन कौन लोग वहां पर रहते हैं, कौन कौन सी सुख सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं और उनका मेंटेनेंस कैसे किया जा रहा है, वो सभी चीजें मंजिल आबादी के थ्रू बताई गई। अगला हुआ सिपाह आबादी। सिपाह आबादी में मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई, ठीक है, कि भाई मनसबदार्स कौन थे, क्या क्या पोजीशन थी उनकी, कैसे उन्होंने पावर को एक्वायर किया, ठीक है। वो सारी कहानी जो है वो सिपाह आबादी में बताई जाएगी। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट विच इज दी मुल्क आबादी। अब मुल्क आबादी में फिजिकल साइड ऑफ द एम्पायर, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में जो भी मैटर्स थे वो सभी के सभी आपको मुल्क आबादी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हुए। तो फोर्थ पार्ट जो है उसमें सोशल और रिलीजियस कंडीशंस जो थी, है ना, हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट जो थे, वो सभी फोर्थ पार्ट में डिस्कस करे गए। और उसके बाद जो पांचवा पार्ट है जिसमें अकबर ने अपने खुद के वर्ड्स और जो ऑथर हैं अबुल फजल, उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अपने विचार जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस तरीके से ये पूरी किताब जो है, ये पूरा वॉल्यूमिनस टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हमने समझ लिया। अब यहाँ पर अगर हम स्पेशली बात करें आइन की, ठीक है, तो आइन हमें क्या क्या बताता है? सो आइन gives detailed accounts of the organization of the court, administration and the army। उसके बाद कि भाई रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या हैं उसके बारे में हमें बताता है। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस द फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द अकबर एम्पायर, ठीक है, कि भाई अकबर का ये जो इतना बड़ा एम्पायर है उसके फिजिकल लेआउट्स क्या कौन कौन से हैं, कि भाई कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर प्लेन्स है, कहाँ पर नदियाँ हैं, ये सभी चीजें उन्होंने हमें बताई हुई हैं। उसके साथ साथ दिस विल ऑल्सो टेल अप द लिटरेरी, कल्चर एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इट्स पीपल। ये सभी चीजें हमें आईने अकबरी के थ्रू पता चली हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकली मुल्क आबादी की, जो हमें यहाँ पर फिजिकल सिस्टम या रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बता रहा है। सो मुल्क आबादी प्रोवाइड्स अस द रिच क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन द रेवेन्यू रेट्स ऑफ द 12 प्रोविंसेस ऑफ द अकबर्स एम्पायर, ठीक है, कि भाई अकबर के जो 12 प्रोविंसेस थे उनके बारे में बताता है। और यहाँ पर आपको एक पूरा कॉलम, एक पूरा चार्ट देखने को मिलेगा, नॉट कॉलम, एक पूरा चार्ट देखने को मिलेगा कि जब भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था तो इन सभी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा कि सबसे पहले वो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वो किस परगना से है, वहां पर कितने फोर्ट या फिर किले हैं, उसके बाद वहां पर मेजर्ड लैंड कितना है, लैंड कितना मेजर्ड किया गया वो, उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वो कैश में कितना कलेक्ट किया गया, नकदी कितनी कलेक्ट हुई है। उसके बाद बात होती है सरयुगल की। सरयुगल मीन्स होता है कि चैरिटी, है ना, कि आपने कितना रेवेन्यू जो है उसे माफ किया, उसे चैरिटी में दे दिया। उसके बाद वहां का जमींदार कौन है उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, उस जमींदार की कास्ट क्या है उसकी बात होगी। और उसके बाद उस जमींदार के पास जो मिलिट्री है उस मिलिट्री में क्या क्या है उसके पास, मतलब कि कितने उसके पास कैवलरी है, कितने उसके पास इन्फेंट्री और लास्ट में कितने उसके पास एलिफेंट, जिन्हें फिल भी कहा जाता था, वो यहाँ पर हुआ करते थे। और इस तरीके से पूरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, ठीक। चलिए अब यहाँ पर एक पूरा एक्सर्प्ट दिया हुआ है अबुल फजल के थ्रू, जिसमें वो बताते हैं कि जब उन्होंने आईने अकबरी लिखी तो उसका प्रोसेस उनके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ और उन्होंने क्या लेबर यहाँ पर उसको लिखने के लिए किया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट अबुल फजल गिव्स अस अ विविड अकाउंट ऑफ हाउ एंड फ्रॉम whom ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन टू राइट दी आईने अकबरी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जब उन्हें मैंडेट मिला है ना राजा की तरफ से कि आपको ये किताब लिखनी है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस किताब को लिखने के लिए मैं पूरी सिंसियरिटी से इस पूरे अकाउंट को लिखूंगा, ठीक है। और यहां पर उन्होंने बात करी कि इस पूरे मुगल साम्राज्य की, इस पूरे मुगल एम्पायर के जो भी ग्लोरियस इवेंट्स हैं, है ना, और जितनी भी विक्ट्रीज हैं उन सभी को वो यहां पर नोट करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने ढेर सारा लेबर और रिसर्च वर्क किया है टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड द नरेटिव्स ऑफ द मजेस्टीज एक्शन एंड इंटीग्रेटिंग द सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि सिर्फ राजा की बात नहीं सुनी, उसके अलावा भी राजा के जो कोर्ट में या उनके आसपास जो भी सर्वेंट्स थे, जो भी ऑफिशियल्स थे, उन सभी से भी उन्होंने इंटीग्रेशन किया हुआ था, उनसे भी उन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ था। सो ही एग्जामिन्ड बोथ प्रूडेंट ट्रू स्पीकिंग ओल्ड मैन एंड द राइट एक्शन यंग मैन, दोनों की उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई थी, ठीक। उसके बाद उन्होंने रॉयल कमांड्स को भी फॉलो किया जो कि प्रोविंसेस में दी गई थी,
ठीक है, एंड दोज हु इशूड ओल्ड सर्विसेज, उनको भी उन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा हुआ था। अब उन्हें सेकंड कमांड मिली कि भाई ये जो भी आप लिखोगे इसका एक बार रॉयल रिसाइटेशन होगा, मतलब कि आपने जो भी लिखा उसकी एक बार रॉयल हियरिंग होगी ताकि सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने व्यूज जो हैं वो दे सकें। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये रॉयल ऑर्डर जो था, है ना, बीइंग रिलीव्ड बाय दिस रॉयल ऑर्डर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिवाइन ऑर्डिनेंस, यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो एंग्जाइटी थी वो कम हुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने कई सारे रफ ड्राफ्ट जो थे वो प्रिपेयर करे और उन ड्राफ्ट को 5 बार, जैसे आपने देखा भी था कि भाई आईन अकबरी जब लिखी गई तो उसे 5 बार रिवाइज किया गया और रिवाइज किए जाने के बाद प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ इस पूरे टेक्स्ट को उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने सारे प्रोविंसेस में लोगों से मिले, सभी लोगों से अपने अपने जो भी रिसर्च वो इकट्ठा कर सकते थे वो उन्होंने किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि एंड माई लेबर लविंग सोल वॉज सेटिएटेड बाय द अपैरेटस ऑफ द इंक्वायरी एंड रिसर्च, एंड यहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को बताते हैं कि आई ऑल्सो एक्सर्टेड माई सेल्फ एनर्जेटिकली टू कलेक्ट द रफ नोट्स एंड द मेमोरेंडम्स ऑफ द सगेशियस एंड द वेल इन्फॉर्म्ड मैन। बाय दिस मीन्स I constructed a reservoir for irrigating and moistening the rose garden of the fortune, the अकबरनामा। और इन्होंने क्या बताया कि भाई इसके थ्रू जो अकबरनामा जो वॉल्यूमस टेक्स्ट है उसमें मेरा जो पार्ट है आईने अकबरी लिखने का, है ना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ज्यादा काम आईने अकबरी के ऊपर किया हुआ था, तो आईने अकबरी जो किताब है उसके थ्रू मैंने एक रिजर्वायर बनाया जिससे कि जो एक पूरा फॉर्चून है अकबरनामा का, है ना, जो फ्यूचर आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस रिजर्वायर से इंफॉर्मेशन लेकर अपने आप को क्या कर सकती है, गाइड कर सकती है, एनलाइटन कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहाँ पर अकबरनामा के लिए बताई गई, आईन अकबरी के लिए बताई हुई है। चलिए अब यहाँ पे हम फीचर्स की बात करते हैं आईन अकबरी की। सो फीचर में सबसे पहली चीज ये है कि भाई ये किताब सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पेपर का रिप्रोडक्शन नहीं है, उसके अलावा भी ये हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के इस बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। ठीक है, उसके साथ ये बताया गया कि भाई ये जो किताब है जब इसे लिखा गया तो बार बार टोटल 5 बार जो है इस किताब को बार बार इन्होंने रिवाइज किया हुआ था। सो हाई डिग्री ऑफ कॉशन वॉज टेकन ऑन द पार्ट ऑफ द अबुल फजल ऑन द राइट टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुक, है ना, कि भाई किताब जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें जो भी लिखा है वो ज्यादातर सच लिखा होना चाहिए, इसका उन्होंने ध्यान रखा हुआ था। उसके बाद दिस बुक ऑल्सो प्रोड्यूस ऑल द न्यूमेरिक डाटाज वर रीप्रोड्यूस इन द वर्ड्स टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स। ठीक है, कि भाई जब भी कोई न्यूमेरिक डाटा लिखा जाएगा तो उसे ना सिर्फ डिजिट में बल्कि उसे वर्ड में भी लिखा गया ताकि क्या हो सके कि भाई ऐसा ना हो कि कोई भी डेटा गलत पहुंच जाए लोगों के लिए। ठीक है, तो उस चीज का भी उन्होंने ध्यान दिया, बट इसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर इस आईन अकबरी में देखी गई। पहली लिमिटेशंस क्या थी कि भाई कई सारे न्यूमरस एरर्स देखे गए किसमें, टोटलिंग में। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया कि जब डाटा कलेक्ट करा गया तो वो यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया है सारे प्रोविंसेस से, कुछ जो स्पेशल प्रोविंसेस थे वहां पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया और बाकी जो प्रोविंसेस थे वो कहीं ना कहीं उस चीज से अछूते रह गए थे। ठीक, चलिए अब लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट की। ठीक है, कि भाई आईने अकबरी जो है उसमें भले ही लिमिटेशंस हो लेकिन उन लिमिटेशन के बावजूद जो है मुगल एम्पायर के बारे में आईने अकबरी हमारे लिए एक मेजर सोर्स साबित हुआ। ठीक है, सो आइन रिमेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टाइम अलोंग विद पॉलिटिकल इवेंट्स, है ना, इसने कई सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जैसे कि कंट्री, इट्स पीपल एंड इट्स प्रोडक्ट, एंड इट इनेबल्स हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, कि आईने अकबरी किताब जो है उसे पढ़कर जो हिस्टोरियंस थे वो उस समय की सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सभी तरीके की जो कंडीशंस है उसे वो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक, तो इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर जो था वो खत्म हुआ। अब फाइनली इसकी टाइमलाइन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द टाइमलाइन लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर, सबसे पहले बाबर का इन्वाजन होता है इंडिया में 1526 में, वेयर ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी द दिल्ली सुल्तान एट द बैटल ऑफ पानीपत एंड बिकम द फर्स्ट मुगल एम्परर। उसके बाद आते हैं इनके बेटे हुमायूं। सो 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं का रेन होता है। 1540 से 45 तक शेर शाह सूरी जो होते हैं वो हुमायूं को डिफीट करने के बाद खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, खुद यहाँ पर सुल्तान बन जाते हैं। एंड इसके कारण जो हुमायूं होते हैं वो यहाँ पर फ्लड कर जाते हैं, कहाँ पर, जो सफाविद एम्पायर हैं, ईरान के जो रूलर हैं उनके यहाँ पर, और वहीं पर अकबर का भी जन्म होता है। ठीक है, सो 1555-56 में हुमायूं जो होते हैं वो अपने पावर को रीगेन करेंगे और उसके बाद जब उनकी सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद 1556 में रेन ऑफ अकबर स्टार्ट होता है। तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर जो है वो रूल कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं इनके बेटे। सो 1605 से 27 तक द रेन ऑफ जहांगीर, 1628 से लेकर 58 तक द रेन ऑफ शाहजहां एंड 1658 से 1707 तक द रेन ऑफ औरंगजेब। ठीक,
उसके बाद 1739 में नादिर शाह जो होते हैं वो दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं, दिल्ली को सैक करते हैं। 1671 में अहमद शाह अब्दाली ही डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1665 में दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड 1856 द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड ही वाज डिपोर्टेड टू द रंगून। और यहाँ से जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा मुगल रूल था, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमने हमारे इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है। सो I hope you like this lecture. Thank you so much.